फॉर मोर एपिसोड सब्सक्राइब्स के नॉवेल्स हिंदी चैनल। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 236.1। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C 236.1 एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 236.1। हा, मुझे आखिरकार आगे का रास्ता पता चल गया। पियरलेस पियर इमॉर्टल अचानक ज्ञान प्राप्त करते हुए जोर से हंस पड़ा। मास्टर, चाय युक्सिन ने चिंतित होकर पुकारा। चिंता मत करो मेरे शिष्य, तुम्हारा गुरु ठीक है। पियरलेस पियर इमॉर्टल ने दिल खोलकर हंसना जारी रखा। आपके गुरु ने आगे का रास्ता साफ साफ देख लिया है। उन्हें पता है कि ग्रैंड मास्टर स्तर कैसे प्राप्त किया जाता है। इसलिए मैं खुद को जोर से हंसने से नहीं रोक पाया। वास्तव में, तलवार के बड़े ने सहमति में हंसते हुए कहा, एक मार्शल कलाकार के लिए आत्मज्ञान के लिए अपना रास्ता खोजना एक महान खजाने की खोज करने जैसा है। बधाई हो भाई जुओ, ग्रैंड मास्टर का दर्जा आपकी पहुंच में है। धन्यवाद धन्यवाद, पियरलेस पियर इमॉर्टल ने बार बार झुककर जवाब दिया। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था, लेकिन इसके बाद वह फिर से परेशान हो गया। यद्यपि उन्हें आगे का रास्ता तो मिल गया था, लेकिन उस पर वास्तव में कैसे चलें, यह अभी भी एक समस्या थी। क्योंकि उसने जो मार्ग चुना था वह भले के मार्ग को पूर्ण करना था। अपनी भला तकनीक को दोषरहित और स्वर्ग और पृथ्वी के मार्ग के साथ सामंजस्य में बनाना। लेकिन स्वयं विचार करने पर कौन जानता है कि सफल होने में कितने वर्ष लगेंगे। उसे डर था कि वह इसे हासिल किए बिना ही मर जाएगा और हमेशा पछतावे के साथ जिएगा। हालांकि एक शॉर्टकट भी मौजूद था। पियरलेस पियर इमॉर्टल्स की नज़र अनायास ही लिन बेईफान की ओर चली गई। उससे सीखकर और अन्य दावों के विरुद्ध अपनी भला तकनीक पर विचार करके ये सही उत्तरों की नकल करने और फिर प्रक्रिया को पीछे की ओर निकालने जैसा होगा। निश्चित रूप से वह अपनी इच्छित तकनीक को आसानी से प्राप्त कर सकता था, लेकिन वह उससे कैसे सीख सकता था? बिना किसी कारण या संबंध के किसी के लिए अपना ज्ञान आपको सहजता से प्रदान करना असंभव था। पियरलेस पियर इमॉर्टल ने लिन बेईफान की ओर देखा, फिर तलवार एल्डर की ओर और एक लंबी आह भरी। खैर, ये तो गर्व की बात है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यदि वरिष्ठ तलवारबाज अपना अभिमान त्याग सकता था, तो वह ऐसा क्यों नहीं कर सकता था? धन्यवाद महामहिम, मुझे ज्ञान देने और भले का रास्ता दिखाने के लिए। मेरा एक साहसी अनुरोध है और मुझे उम्मीद है कि आप इसे स्वीकार करेंगे। अद्वितीय भाला अमर ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया और बोला, चलो पहले इसे सुनते हैं। लिन बेईफान ने बिना कोई वादा किए कहा। उस समय अद्वितीय भाला अमर ने धड़ाम से घुटने टेके और ऊंची आवाज में कहा, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे अपना शिष्य बना लें और मुझे भले का तरीका सिखाएं। लिन बेईफान हैरान रह गया। तलवार बुजुर्ग हैरान रह गया। चाय युक्सिन हैरान रह गई। वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। पियरलेस पियर इमॉर्टल, एक शीर्ष उन्नत स्तर का व्यक्ति जिसने भाला तकनीक को अपनी सीमाओं तक ले लिया था, वास्तव में लिन बेईफान का शिष्य बनने के लिए कह रहा था। ये तो बहुत ही अजीब बात है, बहुत ही विचित्र। यह उनकी विश्वदृष्टि को पूरी तरह से तोड़ रहा है। मास्टर, आप क्या कर रहे हैं? जल्दी से उठो। चाय युक्सिन ने जल्दी से पियरलेस पियर इमॉर्टल को अपने पैरों पर खड़ा करने में मदद की। शिष्य, मुझे मत रोको, मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। अद्वितीय भाला अमर ने आह भरी, मेरे जीवन में मैंने हमेशा भाले के मार्ग को संजोया है। भाला चलाने की कला में अपना रास्ता बनाने की लालसा रखता हूं, लेकिन अब 90 सर्दियां बीत जाने के बाद भी यह मेरी पहुंच से बाहर लगता है और मुझे लगा कि मैं इस दुनिया को पछतावे के साथ छोड़ दूंगा। अब तक जब मैं महामहिम से मिला था। पियरलेस पियर इमॉर्टल ने लिन बेईफान को गौर से देखा। महामहिम के पास वही रास्ता है जिसकी मुझे सख्त तलाश थी। जब तक मैं उनका अनुसरण करता हूं और सीखता हूं, तब तक मेरे भाला चलाने की उम्मीद है। ऐसा कहकर उन्होंने गहरी और जोरदार श्रद्धांजलि दी। कृपया मुझे यह अनुग्रह प्रदान करें महामहिम। हर किसी को अविश्वसनीय रूप से आश्चर्य हुआ और प्रशंसा से भर गया। संसार में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो अपने गौरव और प्रतिष्ठा को दरकिनार कर किसी छोटे व्यक्ति को अपना गुरु बना सकें। तलवारबाज बुजुर्ग ने पहले भी ऐसा किया था और अब पियरलेस पियर इमॉर्टल ने भी ऐसा किया है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अद्वितीय अमर भाले से उन्हें एक ऋषि दिखाई दे रहा था जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुका था और सब कुछ त्याग कर अपने हृदय में मार्ग की खोज में बिना किसी पछतावे के कठिनाइयों को पार कर रहा था। शायद वह सफल हो जाए। चाय युक्सिन बहुत उलझन में था। गुरु, मैं आपकी खोज को समझता हूं, लेकिन उसे अपना गुरु मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप महामहिम के साथ ज़्यादा संवाद कर सकते हैं। इस तरह खुद को नीचा दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा मार्ग ईमानदारी से खोजना होगा। अगर मेरा दिल सच्चा है तो दाव मेरे लिए रास्ता खोल देगा। अद्वितीय भाला अमर ने दृढ़ता से कहा। लिन बेईफान ने अपने सामने खड़े बूढ़े आदमी को जटिल भाव से देखा। बेशक वह ऐसे प्रभावशाली शिष्य को अपनाकर खुश था। मार्गदर्शन प्रदान करके और उसे भटकाव से बचने में मदद करके उसके ग्रैंड मास्टर का पद प्राप्त करने की बहुत संभावना थी। यदि ऐसा होता तो ब्रेजिया के पास तीसरा ग्रैंड मास्टर होता और साम्राज्य उसकी पहुंच में होता।
लेकिन फिर भी वह उलझन में था। ये बिल्कुल उचित नहीं लगता है। क्या उचित नहीं है महाराज? अद्वितीय भाला अमर ने उत्सुकता से पूछा। आप देखें, लिन बेईफान ने चाई युक्सिन की ओर इशारा करते हुए कहा, युक्सिन और मेरी सगाई बचपन से ही हुई है और उसका मुझसे विवाह होना तय है। लेकिन आप उसके गुरु हैं और अगर आप मुझे अपना गुरु मानते हैं तो क्या इससे हमारी पदानुक्रम गड़बड़ा नहीं जाएगी? बिल्कुल, चाई युक्सिन ने जोर से सिर हिलाया क्योंकि यही उसकी सबसे बड़ी चिंता थी। यदि उसका गुरु वास्तव में लिन बेईफान का शिष्य बन गया तो लिन बेईफान 2 पीढ़ियों के अंतर से उसका महागुरु होगा। फिर वह उससे शादी कैसे कर सकती थी? ये वास्तव में एक समस्या है। कुछ देर सोचने के बाद अद्वितीय भाला अमर खड़ा हुआ और चाई युक्सिन से गंभीर स्वर में बोला, युक्सिन, मेरी बात सुनो। आज से तुम मेरे संरक्षण से निष्कासित हो। अब तुम मेरे शिष्य नहीं हो। फिर वह पुनः घुटनों के बल बैठ गया और बोला, महाराज, अब कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लिन बेईफान, बकवास। चाई युक्सिन, बकवास। गुरुजी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप अपने शिष्य को ऐसे ही त्याग देते हैं? चाई युक्सिन का दिल टूट गया। पियरलेस पियर इमॉर्टल ने उसे सिखाया था और वह हमेशा उसके लिए एक आदरणीय बुजुर्ग रहे थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कोई भी व्यक्ति अचानक से अपने संबंधों का टूटना कैसे सहन कर सकता है? पियरलेस पियर इमॉर्टल का दिल नर्म हो गया और उसने धीरे से कहा, युक्सिन, ये सिर्फ जनता के लिए एक नामात्र की बात है। अन्यथा इसे समझाना मुश्किल है। निजी तौर पर मैं अभी भी तुम्हारा गुरु हूं और तुम अभी भी मेरे अच्छे शिष्य हो। बिल्कुल बिल्कुल, चलो सबको अपना अपना काम करने दो। इसे बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। एल्दजुओ, कृपया उठो। लिन बेईफान ने पियरलेस पियर इमॉर्टल की मदद करने की कोशिश की लेकिन पाया कि वह उसे हिला नहीं सकता। इसलिए उन्होंने उसे संबोधित करने का तरीका बदल दिया। शिष्य, कृपया खड़े हो जाओ। अद्वितीय भाला अमर ने हर्षित कृतज्ञता के साथ कहा, धन्यवाद गुरुवर, मेरा अनुरोध स्वीकार करने के लिए। एक बार फिर प्रणाम करके वह फिर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर मुस्कान थी मानो उसे कोई अमूल्य खजाना मिल गया हो। तलवारबाज बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए पूछा, भाई जुओ, जब आप अभी अभी उसके सामने झुककर उसे अपना गुरु मान रहे थे तो आपको कैसा महसूस हुआ था? पियरलेस पियर इमॉर्टल ने ध्यान से सोचा, शुरुआत में मैं बहुत उलझन में था, अपने गर्व को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन एक बार जब मैंने अपने दांत पीस लिए और अपना सिर झुका लिया तो मुझे राहत की भावना महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे मैंने सब कुछ छोड़ दिया था और भाले के रास्ते को छोड़कर बाकी सब कुछ क्षणभंगुर बादलों की तरह महत्वहीन लग रहा था। ओह, बिल्कुल ऐसा ही मुझे उस दिन महसूस हुआ था। स्वॉर्ड एल्डर हंसा। स्वॉर्ड एल्डर ने आगे कहा, सीखना एक खाली प्याले की तरह है। आप इसे तभी और भर सकते हैं जब आप उसमें पहले से मौजूद चीज़ों को बाहर निकाल दें। एक बार जब आप सब कुछ छोड़ देते हैं तो आप बिना किसी बोझ के आगे बढ़ सकते हैं और रास्ता दूर नहीं होगा। मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद स्वॉर्ड एल्डर, पियरलेस पियर इमॉर्टल ने कहा। उसकी कृतज्ञता उसे लगभग आंसू में ले आती है। तलवार एल्डर ने सख्त चेहरा बनाया, क्या तुम अब भी मुझे एल्डर कह रहे हो? थोड़ा सम्मान दिखाओ। पियरलेस पियर इमॉर्टल आश्चर्यचकित रह गया। फिर एक धनुष और एक मुस्कान के साथ उसने कहा, जूनियर भाई वरिष्ठ भाई को नमस्कार करता है। ये बात तो सही है कनिष्ठ भाई। तलवारबाज बड़े जोर से हंसे। अन्य लोग भी हंसने लगे। हंसी थमने के बाद पियरलेस पियर इमॉर्टल ने लिन बेईफान से शतरंज के खेल के लिए पूछा, जिसके लिए लिन बेईफान ने सहर्ष सहमति दे दी। शतरंज खेलते समय वे अपनी भाला चाल की तकनीक का अभ्यास और परिशोधन भी करते रहे। यद्यपि पियरलेस पियर इमॉर्टल अभी भी बुरी तरह पराजित था, फिर भी वह एक या दो खामियों को पहचानने में कामयाब रहा और उन्हें ठीक कर लिया, जिससे उसकी भाला तकनीक में सुधार हुआ और वह भाला चलाने के पौराणिक मार्ग के और करीब पहुंच गया। पियरलेस पियर इमॉर्टल बहुत खुश था। उसने वाकई सही गुरु को चुना था। शायद अब ज़्यादा समय नहीं रह गया है जब वह ग्रैंड मास्टर के दायरे में पहुंच जाएंगे। तारांकन 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 फेल्स द्वारा प्रायोजित अध्याय 210-273.5। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKR JP अनुवादकों मितलिस का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL। जानिए सफ़ेद दाग रॉकेट का एक बेहद सरल और प्राकृतिक तरीका। 15 मिनट पहले सेक्स से ये करें और आपका प्रदर्शन 4 गुना बढ़ जाएगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 236.2। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C 236.2 एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 236.2। तभी 9वें राजकुमार चाई युक्सिन के नेतृत्व में अंदर आए। लिन बेईफान को देखकर उसे अपने सिर पर 2 प्रतीकात्मक हरी टोपियां याद आ गईं और वह क्रोधित हो गया। लिन बेईफान, मैं तुमसे लड़ने जा रहा हूं। TLN, हरी टोपी इक्वल्स उसकी लड़की छीन ली गई है। शतरंज खेल रहे पियरलेस पियर इमॉर्टल ने अपना चेहरा काला करते हुए कहा, क्या कर रहे हो? ये कैसा व्यवहार है जिससे इतना हंगामा हो रहा है? 9वें राजकुमार को लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है। मास्टर, आप नहीं समझते, ये कमीना लिन बेईफान
अद्वितीय भाला अमर की अभिव्यक्ति और भी गहरी हो गई। आपको महामहिम के प्रति अनादर नहीं करना चाहिए, जल्दी से उन्हें ग्रैंड मास्टर कहें। नौवां राजकुमार असमंजस में था, कौन महागुरु? आपके स्वामी ने महामहिम को अपना स्वामी मान लिया है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे आपके स्वामी के भी स्वामी हैं, इसलिए आपको महामहिम को ग्रैंड मास्टर कहना चाहिए। पियरलेस स्पीयर इमॉर्टल ने गंभीरता से समझाया। नौवें राजकुमार ने कहा, भाड़ में जाओ। लिन बेइफान, वह कमीना अचानक उसका ग्रैंड मास्टर कैसे बन गया? वह उससे 2 पीढ़ी ऊपर है। उसने अपने गुरु को किस प्रकार की आत्मा मोहक औषधि दी थी? यह आदमी आमतौर पर बहुत चालाक और नीच है और वह पहले कभी उसे मात नहीं दे सका। अब वह उसका ग्रैंड मास्टर है, तो क्या वह उसे मार नहीं डालेगा? बड़ी बहन, क्या सचमुच ऐसा ही है? नौवें राजकुमार ने पूछा। उसकी आंखें हताश आशा से भरी हुई थीं। वह चाहता था कि यह सब कुछ सच न हो। चाय युक्सिन ने सहानुभूतिपूर्वक आह भरी, जूनियर भाई, वास्तविकता को स्वीकार करो। महामहिम वास्तव में हमारे मास्टर बन गए हैं, जो उन्हें आपका ग्रैंड मास्टर बनाता है। नौवां राजकुमार चिंतित हो गया। बड़ी बहन, आप ऐसी बात पर कैसे सहमत हो गईं? चाय युक्सिन ने गहरी सांस ली। मेरे पास क्या विकल्प था? मैंने अभी इसका विरोध किया और हमारे गुरु ने मुझे पहले ही संप्रदाय से निकाल दिया था। नौवें राजकुमार ने कहा, भाड़ में जाओ। तो जूनियर भाई, आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। मैं मदद करने में असमर्थ हूँ। चाय युक्सिन ने असहाय होकर आह भरी। नौवां राजकुमार पूरी तरह से सुन्न महसूस कर रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसके गुरु ने लिन बेइफान को अपना गुरु बना लिया, जो स्पष्ट रूप से उसका पक्ष ले रहा था। एकमात्र वरिष्ठ बहन जो उसकी मदद कर सकती थी, उसे अब संप्रदाय से निकाल दिया गया था। अब उसे क्या करना चाहिए था? क्या लिन बेइफान द्वारा उसकी जिंदा खाल नहीं उधेड़ी जाने वाली थी? उस समय लिन बेइफान ने एक दयालु और परोपकारी चेहरे के साथ कहा, आह, तो ये शिशिलितियाँ क्यों है जो आ गया है? नौवां राजकुमार, बिना किसी क्षण की हिचकिचाहट के कितनी शीघ्रता से पहचान बदल गई। लिन बेइफान ने दयालु और परोपकारी चेहरे के साथ कहा, 1 साल हो गया है और आप पतले हो गए हैं। नौवां राजकुमार, क्या ये सब आपके द्वारा उत्पन्न क्रोध के कारण नहीं है? क्या तुम्हें अभी तक पत्नी मिल गई है? नौवां राजकुमार, मेरी संभावित पत्नियां, आप पहले से ही उनमें से 2 को ले चुके हैं। अगर कोई है, तो मुझे लगता है कि आपको उसे अपने ग्रैंड मास्टर से मिलवाना चाहिए ताकि हम साथ रह सकें। नौवां राजकुमार, क्षमा करें, मैं गलत बोल गया। लिन बेइफान ने तुरंत अपनी गलती सुधारी। मेरा मतलब था कि यदि आपने ऐसा नहीं किया है, तो क्या आपको अपने ग्रैंड मास्टर से इसका परिचय करवाने की आवश्यकता है? नौवें राजकुमार ने लिन बेइफान को घूरते हुए कहा, तुम्हारा अभी यही मतलब था, है न? नौवें राजकुमार ने सख्ती से कहा, लिन बेइफान, अपना काम खुद करो। मैं अपना काम खुद संभाल सकता हूँ। पियरलेस स्पीयर इमोर्टल को गुस्सा आया। क्यूंगर, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? वरिष्ठता के अनुसार तुम्हें महामहिम को ग्रैंड मास्टर कहकर संबोधित करना चाहिए और सम्मान दिखाना चाहिए। अगर तुमने अपना लहजा नहीं बदला तो सावधान रहना, मैं तुम्हारी टांगें तोड़ सकता हूँ। नौवें राजकुमार का दम पूरी तरह घुट गया था। इस कमीने ने उसकी 2 पत्नियां छीन ली थीं और अब उसे ग्रैंड मास्टर कहना पड़ा। इसमें न्याय कहाँ था? चाहे वह अंदर से कितना भी निराश या असहाय महसूस कर रहा हो, उसे इसे स्वीकार करना ही था, क्योंकि उसका मालिक सचमुच उसकी टांगें तोड़ देगा। महागुरु, अफसोस, लिन बेइफान ने बड़ी संतुष्टि के साथ जवाब दिया। फिर से कहो, जोर से। अपनी भावनाओं को दबाओ मत। नौवें राजकुमार का चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उसे कब्ज हो गया हो। महामहिम। लिन बेइफान ने संतुष्ट भाव से अपना हाथ हिलाया। ठीक है, चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। विचार ही मायने रखता है। नौवां राजकुमार, तुमने यह बात पहले क्यों नहीं कही? तुम कुतिया होने के बाद संत बनने का नाटक कर रही हो, क्या बदमाश हो? वैसे मेरे अच्छे शिष्य, तुम मुझसे मिलने क्यों आए हो? लिन बेइफान ने फिर पूछा। ये कुछ खास नहीं है, मुख्यतः ग्रैंड मास्टर को सम्मान देने के लिए है। नौवें राजकुमार ने दांत पीसते हुए कहा, मैं आपके दीर्घायु और अच्छे भाग्य की कामना करता हूँ। लिन बेइफान बहुत प्रभावित हुआ। ये बच्चा कितना पुत्रवत है। गुरुजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पियरलेस स्पीयर इमोर्टल ने हंसते हुए कहा, क्यूंगर बचपन से ही हमेशा से ही पुत्रवत रहा है। शाही परिवार में जन्म लेने के बावजूद वह कठिनाइयों को सहन कर सकता है। जब भी अच्छी चीजें होती हैं तो वह इस बूढ़े आदमी को कभी नहीं भूलता। सच में, तो अब से हम दोनों को करीब आना चाहिए। लिन बेइफान मुस्कुराया। नौवां राजकुमार चिल्लाया, मैं तुम्हारे बिल्कुल भी करीब नहीं आना चाहता। तुम बुरे व्यक्ति हो। फिर लिन बेइफान ने पियरलेस स्पीयर इमोर्टल के स्वागत और उसे तरोताजा करने के लिए एक भव्य दावत तैयार की। इसके बाद हर दिन अद्वितीय भला अमर लिन बेइफान के साथ शतरंज का खेल खेलने के लिए महल में प्रवेश करता था और अपनी भला विद्या को निखारता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जहां तक नौवें राजकुमार का सवाल है, वह बिना किसी निशान के गायब हो गया और लिन बेइफान को दोबारा देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। और जहां तक चाय युक्सिन का सवाल है, एक शांत रात में उसे लिन बेइफान ने रोक लिया। युक्सिन, तुम हमारी शर्त हार गए। हारने वाले को जीतने वाले की एक शर्त माननी पड़ती है। तुम भूले नहीं हो, है न?
लिन बेईफान ने सीधे मुद्दे पर बात की। मैं हार गया, तो आप क्या करना चाहते हैं, महाराज? चाई युक्सिन बहुत सीधा था। युक्सिन, मैं चाहता हूं कि लिन बेईफान उसके कान के पास झुके और फुसफुसाए। उसकी बात सुनकर चाई युक्सिन का चेहरा लाल हो गया। महाराज, क्या यह अनुचित नहीं है? अभी हमारी शादी नहीं हुई है। जल्दी या बाद में ये होने वाला है। चलो जहाज पर चढ़ो और बाद में टिकट खरीदो। आखिरकार तुम इस जीवन में मेरे हाथ की हथेली से बच नहीं सकते। लिन बेईफान ने चाई युक्सिन को अपनी बाहों में उठा लिया और सोने के क्वार्टर में भाग गया। चाई युक्सिन ने हार मानने से पहले थोड़ा संघर्ष किया। भूल जाओ, अगर यह उसके लिए है तो ठीक है। आखिर मैं इस जीवन में उसके अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। उस रात जीथर और सी की ध्वनियां सामंजस्यपूर्ण थीं और ड्रैगन और फीनिक्स की ध्वनियां शुभ थीं। इस समय ग्रेटजिया शांतिपूर्ण और स्थिर था और कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं घट रही थी। हालांकि पड़ोसी ग्रेट लुओ में किसी कारण से वर्ष की शुरुआत से ही पानी की विशेष कमी हो गई थी। भीषण गर्मी के मौसम के साथ साथ भयंकर सूखा भी पड़ गया था, जिससे जनजीवन अत्यंत कठिन हो गया था तथा फसल उगाना विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण हो गया था। फिर भी इस भयावह स्थिति ने किसानों को भूमि जोतने से नहीं रोका, क्योंकि अगर वे खेती नहीं करते तो उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता। गिरावट में आम लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है। समृद्धि में भी आम लोग पीड़ित हैं। प्राचीन काल से ही ऐसा ही होता आया है। उसी समय उन्हें अचानक भिनभिनाने की आवाज़ सुनाई दी। ऊपर देखने पर उन्होंने देखा कि कीड़ों के झुंड आसमान की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे सूर्य काला पड़ रहा है और पहाड़ तथा मैदान ढक रहे हैं। ये वास्तव में भयावह दृश्य था। किसान घबरा गए। टिड्डियों का कहर। टिड्डियां आ गई हैं। तारांकन तारांकन तारांकन। फेल्ट्स द्वारा प्रायोजित अध्याय 211 273.5। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKR JP अनुवादकों मित्लर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL। घुटने के दर्द से पीड़ित लोगों को ये पढ़ना चाहिए। खाली पेट एक सप्ताह में 9 किलो पेट की चर्बी जलती है। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 237.1। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C 237.1। हमारे द्वारा आपके लिए तैयार की गई अनुशंसाएं देखें। हमारे द्वारा आपके लिए तैयार की गई अनुशंसाएं देखें। प्रायोजित डिस्कवरी फीड। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 237.1। टिड्डी महामारी 3 महान प्राकृतिक आपदाओं में से एक है। जब भी टिड्डियों का प्रकोप होता है तो अनाज उत्पादन में कमी आती है, जिससे लोग भूखे रह जाते हैं और अपनी भूख मिटाने में असमर्थ हो जाते हैं। अभी भी टिड्डियों के प्रकोप से निपटने के लिए कोई विशेष अच्छे तरीके नहीं हैं। मुख्य रूप से रोकथाम पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। यदि रोकथाम विफल हो जाए तो एकमात्र विकल्प बड़े पैमाने पर कीटनाशकों का छिड़काव करना है, लेकिन प्राचीन काल में ऐसे उपाय कैसे संभव थे? इसलिए जब यह मामला शाही अदालत को वापस भेजा गया तो अदालत ने इस पर तत्काल ध्यान दिया। महान लुओ सम्राट ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मेरे प्यारे मंत्रियों, दक्षिण पूर्वी भूमि पर टिड्डियों का प्रकोप इतना अधिक है कि यह हर 50 साल में एक बार ही आता है। टिड्डियों के प्रकोप से होने वाले नुकसान से आप सभी भली भांति परिचित हैं। अब शरद ऋतु की फसल आने वाली है। अगर टिड्डियां फसल खा गईं तो इस साल हमें नुकसान का सामना करना पड़ेगा। मेरे मंत्रियों, क्या किसी के पास कोई अच्छी रणनीति है? बोलने के बाद वह उत्सुकता से अपने विश्वस्त मंत्रियों की ओर देखने लगा। हालांकि अधिकारी एक दूसरे को देखते रहे और फिर सिर झुका लिया, क्योंकि वे कोई प्रभावी समाधान नहीं निकाल पाए। सच तो यह है कि इसका कोई समाधान नहीं था। जब टिड्डियों का प्रकोप होता था तो व्यक्ति को केवल भाग्य के भरोसे ही रहना पड़ता था। काश! महान लुओ सम्राट ने गहरी सांस ली, यह महसूस करते हुए कि एक सम्राट का जीवन बहुत कठिन था। पिछले वर्ष जब से उसे ताओवादी संप्रदाय द्वारा चुना गया है, तब से उसका भाग्य बहुत बुरा रहा है। यदि यह बवंडर नहीं था तो यह एक भूकंप था, जिसके बाद सदी में एक बार होने वाली बर्फ आपदा आई। अब जब उन्हें लगा कि हालात सुधर सकते हैं, तब उन्हें सूखे और टिड्डियों की महामारी का सामना करना पड़ा। ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वर्ग विशेष रूप से उसके प्रति सचेत था तथा लगभग सभी प्राकृतिक आपदाएं उसके क्षेत्र में भेज रहा था। और इसके अलावा विभिन्न मानव निर्मित आपदाएं। ऐसा लग रहा था मानो जब तक उसे मौत की सजा नहीं मिल जाती तब तक वे चैन से नहीं बैठेंगे। उसी समय सोंग युफेई शान से वहां पहुंची। 400% वेलकम बोनस पाएं। अभी जुड़ें और 10% कैशबैक पाएं। 400% वेलकम बोनस पाएं। अभी जुड़ें और 10% कैशबैक पाएं। YOLO247.co। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसे देखकर महान लुओ सम्राट की आंखें चमक उठीं और उन्होंने उत्सुकता से पूछा, परी युफेई, हमारे महान लुओ टिड्डे की महामारी से पीड़ित हैं और हम अपनी बुद्धि के अंत में हैं। क्या आपके ताओवादी संप्रदाय के पास इससे निपटने के लिए कोई तरीका है? महाराज, यह एक प्राकृतिक आपदा है। इसे मानव शक्ति से कैसे हल किया जा सकता है?
सोंग यूफेई ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ उत्तर दिया, आपके ताओवादी संप्रदाय में कई महान और योग्य व्यक्ति हैं। क्या आपके पास वास्तव में कोई समाधान नहीं है? महान लुओ सम्राट ने अनिच्छा से हार स्वीकार करने के लिए कहा। सोंग यूफेई एक पल के लिए हिचकिचाया, ऐसा नहीं है कि कोई तरीके नहीं हैं, लेकिन हमारे पास जो समाधान है वह दोनों पक्षों के लिए हानिकारक है। परी, कृपया मुझे इसके बारे में बताओ, महान लुओ सम्राट ने जोर दिया। अतीत में हमारे संप्रदाय के पूर्वजों ने लोगों को टिड्डियों की महामारी से पीड़ित और खाने में असमर्थ देखा और वे इसे सहन नहीं कर सके। बहुत मेहनत के बाद उन्होंने आखिरकार 10 प्रकार के जहर विकसित किए। चावल के पौधों पर इस जहर का छिड़काव करने से उसे खाने वाले टिड्डे मर जाते थे। उन्होंने एक बार टिड्डियों की महामारी को हल करने के लिए इस जहर का इस्तेमाल किया था। महान लुओ सम्राट बहुत खुश हुए, क्या यह एक अच्छा समाधान नहीं है? महाराज, आपको पूरी तस्वीर का पता नहीं है। सोंग यूफेई ने कड़वी मुस्कान के साथ जवाब दिया, ये जहर न केवल टिड्डियों को बल्कि लोगों को भी मार सकता है। जब जहर चावल के पौधों पर चिपक जाता है तो यह अनाज द्वारा अवशोषित हो जाएगा, जिससे ये जहरीला भोजन बन जाएगा। जो लोग इस जहरीले भोजन को खाते हैं, अगर वे अच्छे स्वास्थ्य में हैं तो वे गंभीर रूप से बीमार पड़ेंगे और अगर नहीं तो वे मर जाएंगे। महान लुओ सम्राट निराश होकर बैठ गए। यदि वे इस जहर का प्रयोग करेंगे तो अनाज बर्बाद हो जाएगा और खाने लायक नहीं रहेगा। टिड्डियों को खत्म करने की उनकी इच्छा का मुख्य कारण अनाज को बचाना था, उसे नष्ट करना नहीं। हालांकि चाहे ये कितना भी मुश्किल क्यों न हो, मुझे अपनी पूरी ताकत से स्वर्ग का विरोध करना चाहिए और इस टिड्डे की महामारी को हल करना चाहिए। महान लुओ सम्राट की लड़ाई की भावना फिर से जागृत हुई। इतनी सारी आपदाओं से बचने के बाद एक और टिड्डी विपत्ति क्या है? उनके उच्च मनोबल को देखकर सोंग यूफेई ने उनकी प्रशंसा की और कहा, हमने जिस बुद्धिमान शासक को चुना है उसे इसी तरह कार्य करना चाहिए। चूंकि आपके महामहिम में ऐसा दृढ़ संकल्प है, इसलिए हमारा ताओवादी संप्रदाय आपकी पूरी ताकत से सहायता करेगा। धन्यवाद परी, और ताओवादी संप्रदाय को धन्यवाद। इसके बाद उन्होंने टिड्डियों के प्रकोप से निपटने के लिए बड़ी संख्या में विशेषज्ञों को भेजा। समस्या को हल करने का तरीका बहुत सरल और अपरिष्कृत था। झुंड में उड़ते टिड्डों को मारने के लिए उन्हें अपने स्वयं के युद्ध कौशल पर निर्भर रहना पड़ा। एक मुक्का और एक हथेली के प्रहार से उन्होंने तुरंत जगह खाली कर ली। अनलॉक एक्सक्लूसिव फ्री स्पिन्स, जॉइन नाउ। अनलॉक एक्सक्लूसिव फ्री स्पिन्स, जॉइन नाउ। योलो 247.co। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि इसका असर बहुत ज्यादा नहीं था क्योंकि टिड्डे बहुत ज्यादा थे। चाहे वे कितने भी मरें, ऐसा लगता था कि यह कभी खत्म नहीं होगा। इसके अलावा उसकी प्रजनन क्षमता भी आश्चर्यजनक थी। 1-2 दिन बाद ही स्थिति फिर पहले जैसी हो गई। इससे महान लुओ सम्राट बहुत चिंतित हो गए। हालांकि इस समय सोंग यूफेई आया और मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने संप्रदाय के बुजुर्गों को रिपोर्ट करने के लिए लौटने से पहले मैंने कुछ शोध किया और आखिरकार टिड्डियों की महामारी का समाधान ढूंढ लिया। महान लुओ सम्राट बहुत खुश हुए, आपके पास क्या शानदार रणनीति है। सोंग यूफेई ने अपने हाथ में एक कसकर बंद जार पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, ये वही जहर है जिसका मैंने उल्लेख किया था जो टिड्डियों को मार सकता है। बस इसका उपयोग करें और टिड्डियों की आपदा स्वाभाविक रूप से हल हो जाएगी। परी यूफेई, क्या तुमने नहीं कहा कि यह जहर न केवल टिड्डियों को बल्कि लोगों को भी मार सकता है? इसलिए यह उचित नहीं है और मैं इस जहर का उपयोग नहीं कर सकता। महान लुओ सम्राट ने अपना सिर हिलाया। महाराज, आप बहुत ज्यादा चिंता करते हैं। सोंग यूफेई ने हंसते हुए कहा, हमारे संप्रदाय के शोध के बाद हमने पाया कि चावल के खेतों पर इस जहर का छिड़काव करने से वास्तव में फसलें जहरीले भोजन में बदल जाती हैं। हालांकि अगर हम अपना तरीका बदल दें और इस जहर को सूखी घास के भूसे में जला दें तो जहर धुएं के साथ हवा में फैल जाएगा। इस तरह हम न केवल टिड्डियों को मार सकते हैं बल्कि फसलों को होने वाले नुकसान को भी कम कर सकते हैं। ये सुनकर महान लुओ सम्राट बहुत हैरान हुआ। परी, तुम जो कह रही हो वह सही है। चलो इसे आजमाते हैं। इसलिए सोंग यूफेई तुरंत कार्रवाई में जुट गया। उसने लोगों से बड़ी मात्रा में सूखा भूसा तैयार करने को कहा, फिर उस पर जहर छिड़का और आग लगा दी। धुआं हवा में फैल गया। धुएं के सामने आने पर कई टिड्डियां तुरंत उड़ गईं, मानो वे किसी घातक खतरे से बच रही हों। यद्यपि टिड्डियों को जहर देकर नहीं मारा गया, फिर भी प्रभाव पहले से ही काफी अच्छा था। महान लुओ सम्राट ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा, देखो परी, जहर काम कर रहा है। सब लोग जल्दी से सारे सूखे भूसे को जलाकर खेतों में फैला दो। मैं टिड्डियों को छिपने के लिए कोई जगह नहीं देना चाहता। हाँ महाराज, 1 घंटे से भी कम समय में जहर मिला सूखा भूसा पूरे खेत में आग लगा गया। 24 Hz लाइव कसिनो as 1 click away। 24 Hz लाइव कसिनो as 1 click away। योलो 247.co। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। धुआं धीरे धीरे बढ़कर पूरे खेतों में फैल गया। टिड्डियां सभी दिशाओं में बिखर गईं और जो बच नहीं सकी वे सीधे आसमान से गिरीं, जो स्पष्ट रूप से जहरीली थीं। ये दृश्य देखकर महान लुओ सम्राट और भी खुश हो गया। ताओवादी संप्रदाय की सहायता से वास्तव में फर्क पड़ा। यहाँ तक कि प्राकृतिक आपदा का सामना करने पर भी वह सुरक्षित रूप से बच निकलने में सफल रहा।
2 दिनों तक लगातार सूखा भूसा जलाया गया, जिससे आसमान में धुआं भर गया, जिससे टिड्डियों की संख्या में काफ़ी कमी आई। शेष टिड्डे ये देखकर कि वे भोजन नहीं खा सकते, उड़ गए। महाराज, टिड्डियों का प्रकोप दूर चला गया है। कहाँ जाना है? महाराज को खबर दीजिए, वे दक्षिण पूर्व की ओर चले गए हैं। दक्षिण पूर्व दिशा? क्या यह महान जिया नहीं है? ये सुनकर महान लुओ सम्राट मन ही मन प्रसन्न हो गए। महान जिया, ओह महान जिया, तुम्हारा भी दुर्भाग्य का दिन है। आपके पास ताओवादी संप्रदाय की सहायता नहीं है। देखते हैं आप इस आपदा से कैसे निपटते हैं। ये सबसे अच्छा होगा यदि टिड्डियां आपकी सारी फसलें खा जाएं। ग्रेट जिया में टिड्डियों की स्थिति के बारे में मुझे लगातार सूचित करते रहें और कोई भी खबर हो तो तुरंत रिपोर्ट करें। हाँ महाराज। तारांकन 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 फेल्स द्वारा प्रायोजित अध्याय 212 273.5 हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKR JP अनुवादकों मित्लर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL। घुटने के दर्द से पीड़ित लोगों को ये पढ़ना चाहिए। जानिए सफ़ेद दाग रॉकेट का एक बेहद सरल और प्राकृतिक तरीका। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें उपन्यास बिन। उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया अध्याय 237.2 जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C 237.2 पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 237.2 इस बीच दूसरी तरफ एम्पायर सैंडबॉक्स के माध्यम से लिन बेइफान ने ग्रेट लुओ से उड़ते हुए आकाश को ढकने वाले टिड्डों के झुंड की खोज की। लिन बेइफान को ग्रेट लुओ में टिड्डियों के प्रकोप के बारे में पता था। वास्तव में वह इसके लिए दोषमुक्त नहीं थे। जब ग्रेट जिया सेना ने ग्रेट लुओ पर आक्रमण किया तो उन्होंने ग्रेट लुओ के क्षेत्र के भीतर भूजल को निकालने के लिए एम्पायर सैंडबॉक्स का उपयोग किया। पानी के बिना हवा गर्म और शुष्क हो गई, जिससे टिड्डियों के प्रजनन को बढ़ावा मिला, जिससे प्लेग फैल गया। लिन बेइफान टिड्डियों के प्रकोप के बारे में काफ़ी शांत थे, जिससे कई सम्राट भयभीत थे। बस एक छोटा सा टिड्डी दल का प्रकोप है, देखो मैं इसे कैसे खत्म करता हूँ। उन्होंने तुरंत ही मौसम के प्रभाव का उपयोग करते हुए व्हाइट टाइगर पर्वत श्रृंखला पर बूंदाबांदी कर दी। बारिश हल्की थी, जो लोगों के जीवन को प्रभावित किए बिना फसलों को पानी देने के लिए एकदम उपयुक्त थी। हालांकि यह बारिश टिड्डियों के लिए घातक थी। जब टिड्डियां भीग गईं तो उनका शरीर भारी हो गया और वे उड़ नहीं सकीं। यही कारण है कि टिड्डियां पानी, विशेषकर वर्षा, से घृणा करती हैं। इसलिए जब वे व्हाइट टाइगर पर्वत श्रृंखला पर पहुंचे तो वे उड़ नहीं सके और बाहर ही घूमते रहे। ग्रेट लुओ शाही महल में एक सैनिक ने सूचना दी, महामहिम को रिपोर्ट करें, टिड्डे व्हाइट टाइगर पर्वत श्रृंखला के ऊपर से उड़ गए हैं। हालांकि क्योंकि ग्रेट जिया में बारिश शुरू हो गई है, टिड्डे सीमा पार नहीं कर पाए हैं, बल्कि बाहर ही रुके हुए हैं। टिड्डियां आ गईं और बारिश शुरू हो गई। क्या अच्छी किस्मत है। ग्रेट लुओ का सम्राट ईर्ष्या से आग बबूला हो गया। उन्होंने देखा कि महान जिया जब भी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करती है तो दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देती है। लेकिन उन्हें विश्वास नहीं था कि स्वर्ग हमेशा उनका साथ देगा। ऐसी हल्की बारिश लंबे समय तक नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये जल्द ही बंद हो जाएगी। ग्रेट जिया पर नज़र रखना जारी रखें। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हाँ महाराज, दूसरे दिन भी बारिश जारी थी और टिड्डियां अभी भी उड़ नहीं पा रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे आगे ड्रैगन की मांद या बाघ का बसेरा हो और उसके ऊपर से उड़ने का मतलब निश्चित मौत हो। ग्रेट लुओ के सम्राट हैरान थे। ये हल्की बारिश बहुत देर तक जारी रही, 2 दिनों तक जारी रही। ऐसा गर्म मौसम हल्की बारिश के लिए सामान्य समय नहीं है। यदि इसके बजाय 2 दिनों तक मूसलाधार बारिश होती तो वह प्रसन्न होते। देखते रहें। हाँ महाराज, तीसरे दिन भी बारिश जारी रही, बसंत की बारिश की तरह हल्की, चुपचाप सब कुछ पोषित करती हुई। ग्रेट लुओ का सम्राट अपने उदास मूड में रहा। चौथे दिन तक बारिश अभी भी नहीं रुकी थी, लेकिन टिड्डियों ने हार मान ली और वापस लौट गईं। ग्रेट लुओ के सम्राट ने निराशा से कहा, 4 दिनों की बारिश ने टिड्डियों को वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। ग्रेट जिया, तुम बहुत भाग्यशाली हो, फिर से एक और आपदा से बच गए। महाराज, टिड्डियां अब दक्षिण पूर्वी अनाज क्षेत्र की ओर आ रही हैं और खेतों को चट करने के लिए तैयार हैं। घबराओ मत, क्या बड़ी बात है। ग्रेट लुओ के सम्राट ने डांटा। अतीत में टिड्डियों के आक्रमण से दहशत फैल जाती थी, लेकिन अब हालात पूरी तरह से अलग हैं। ताओवादी संप्रदाय द्वारा प्रदान किए गए जहर से वह आसानी से टिड्डियों के प्रकोप से निपट सकता था। जाओ, हमारी पिछली विधि के अनुसार आगे बढ़ो। हाँ महाराज। एक बार फिर उन्होंने सूखी घास इकट्ठी की, उस पर जहर छिड़का, आग लगा दी और जहरीला धुआं आसमान में फैला दिया। लौटते हुए टिड्डे पास आने में झिझक रहे थे। इस समय ग्रेट जिया शाही महल के भीतर। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लिन बेइफान ने ग्रेट लुओ क्षेत्र से आने वाली खुफिया जानकारी को देखा और हंसे, तो उन्होंने टिड्डियों को भगाने के लिए जहरीले धुएं का इस्तेमाल किया और टिड्डियों की महामारी को हल कर दिया। मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। उनकी चेतना एम्पायर सैंडबॉक्स में प्रवेश कर गई, जहां उन्होंने मौसम के हाथ का उपयोग किया। तुरंत ही ग्रेट जिया में एक तेज हवा उठी और फिर ग्रेट लुओ की ओर बढ़ी।
यद्यपि इस तेज हवा के कारण लिन बेइफान का नियंत्रण खत्म हो गया और ग्रेट लुओ तक पहुंचने के बाद इसकी शक्ति काफ़ी कमज़ोर हो गई, फिर भी यह धूल और धुएं को उड़ाने के लिए पर्याप्त मजबूत थी। ग्रेट लुओ के आसमान में जो जहरीला धुआं फैल गया था उसे इस शुद्ध हवा ने बहा दिया। जहरीला धुआं न होने के कारण टिड्डियां तुरंत ही चावल के पौधों को चट करने के लिए उतर आईं। ग्रेट लुओ शाही महल के अंदर। राजस्व मंत्री ने जल्दी से कहा, महाराज, बुरी खबर है, टिड्डे वापस उड़ गए हैं। वे हमारे अनाज को खा रहे हैं, बहुत सारे चावल के पौधे नष्ट कर रहे हैं। महान लुओ सम्राट ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या आपने टिड्डियों को तितर बितर करने के लिए जहरीला धुआं नहीं जलाया था? महाराज, हमने धुआं तो जलाया, लेकिन दक्षिण पूर्व से आई हवा ने उसे उड़ा दिया। क्या? महान लुओ सम्राट हैरान रह गए। वह तुरंत राजस्व मंत्री के पीछे शहर के बाहर खेतों की ओर चला गया। उन्होंने देखा कि हाल ही में उठे जहरीले धुएं को हवा द्वारा उड़ा दिया गया। धुएं के खतरे के बिना ही आसमान को काला करने वाला टिड्डियों का झुंड स्वर्ग से उतर आया और उसके चावल के पौधों को खाना शुरू कर दिया। महान लुओ सम्राट बहुत चिंतित थे। यह शापित दक्षिण पूर्वी हवा, इसे अभी क्यों आना पड़ा? एक अस्थायी उपाय के रूप में जल्दी से टिड्डियों से निपटने के लिए किसी को ढूंढो। ये हवा जल्द ही गुजर जाएगी। हाँ महाराज। उन्होंने तुरंत ही देश की अधिकांश सेनाओं को टिड्डियों को नष्ट करने के लिए खेतों में भेज दिया। हालांकि एक दिन और रात के प्रयास के बाद हवा कमजोर नहीं हुई थी और वे थकान के कारण हौंफने लगे थे। दूसरे दिन भी वे टिड्डियों से लड़ते रहे और हवा चलती रही। जलता हुआ जहरीला धुआं ऊपर उठने से पहले ही उड़ गया। अपने अनाज के भंडार को धीरे धीरे कम होते देख महान लुओ सम्राट को बहुत दुख हुआ और वह अपने पास बैठी अद्वितीय सुंदरी की ओर मुड़े। परी यूफेई, क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा सारा अनाज खा जाएगा। सोंग यूफेई ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, महाराज, इस बार वास्तव में कोई रास्ता नहीं है। हम केवल हवा के रुकने का इंतजार कर सकते हैं। काश। महान लुओ सम्राट ने गहरी सांस ली और इस तरह उन्होंने इंतजार किया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। हवा के कमजोर होने का कोई संकेत नहीं दिखा, न ही यह मजबूत हुआ। ये बस मध्यम गति से बहती रही, जिससे धूल और धुआं तो पूरी तरह से दूर चला गया, लेकिन टिड्डियों को नहीं, जिससे अनाज की आपूर्ति लगातार कम होती गई। महान लुओ सम्राट ने सब कुछ करने की कोशिश की, यहाँ तक कि देवताओं से प्रार्थना की और बुद्ध की पूजा भी की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। महान लुओ सम्राट बेहद निराश था। चलते रहो, अन्यथा सारा अनाज खत्म हो जाएगा। अनाज के बिना तुम क्या खाओगे या क्या पियोगे? लेकिन महाराज, हम सचमुच थक चुके हैं, एक जनरल ने कमजोरी से कहा। वे लगातार 5-6 दिनों से दिन रात अथक परिश्रम करते हुए टिड्डियों से लड़ रहे थे। हालांकि वह एक मजबूत मार्शल कलाकार है, फिर भी लगातार 5 या 6 दिनों तक अथक परिश्रम करने के बाद वह थक गया था। महान लुओ सम्राट चिल्लाया, चाहे आप कितने भी थके हों, आपको चलते रहना होगा, नहीं तो मैं आपका सिर काट दूंगा। हाँ महाराज। सभी के पास अपने दांत पीसते हुए, अपने थके हुए शरीर को सहारा देते हुए टिड्डियों का सफाया जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सैनिकों की संख्या में भारी गिरावट आने लगी, लेकिन टिड्डियों की संख्या में कोई कमी नहीं आई, बल्कि ऐसा लग रहा था कि उनकी संख्या और भी अधिक हो गई है। यहाँ तक कि शहरों के भीतर भी बड़ी संख्या में टिड्डियां घुस आई थीं। महान लुओ सम्राट ने अपने सैनिकों को देखा जो हड्डियों तक थके हुए थे और जोश से उन्हें प्रोत्साहित करते हुए कहा, आप सभी महान लुओ के बहादुर बेटे हैं। हार मत मानो, आपको डटे रहना चाहिए, दृढ़ता में ही जीत है। जीत निश्चित रूप से हमारी होगी। इस प्रकार वे आधे महीने तक टिके रहे और अंततः टिड्डियां उड़ गईं। ऐसा नहीं था कि उन्होंने टिड्डियों को हरा दिया था, बल्कि ऐसा था कि टिड्डियों ने वहां का सारा भोजन खा लिया था और उन्हें नए चारागाहों की ओर जाना पड़ा था। महान लुओ सम्राट ने अपरिचित चावल के खेतों को देखा और विलाप किया, मेरे अनाज चले गए। तारांकन। फेल्ट्स द्वारा प्रायोजित अध्याय 273.5 हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKR JP अनुवादकों मिटलर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 238.1 जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C 238.1 पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 238.1 सदी में एक बार होने वाली बर्फ आपदा, ग्रेटजिया के आक्रमण और 9 खानों की कब्रों की अराजकता को सहन करने के बाद ग्रेट लुओ की राष्ट्रीय शक्ति पहले ही बहुत कम हो गई थी। उन्हें उम्मीद थी कि इस साल की शरदकालीन फसल से वे अपने नुकसान की भरपाई कर लेंगे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वे टिड्डियों के प्रकोप और सूखे की चपेट में आ गए, जिससे सारी फसलें नष्ट हो गईं। अनाज के बिना ग्रेट लुओ क्या करेगा? ग्रेट लुओ के लोग कैसे जीवित रहेंगे? वह खुद को रोक नहीं सका और आसमान की ओर देखने लगा। वह सचमुच खोया हुआ महसूस कर रहा था। सिंहासन पर बैठने के बाद से ही उन्होंने हमेशा राष्ट्र और उसके लोगों को प्राथमिकता दी तथा बिना किसी लापरवाही के पूरी लगन से काम किया। उसने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया जिससे स्वर्ग का क्रोध और लोगों का आक्रोश भड़के।
फिर भी भाग्य उसके साथ इतना कठोर व्यवहार क्यों कर रहा था? उसने क्या गलती की थी? तभी एक अधिकारी दौड़ता हुआ अंदर आया। महामहिम को सूचित करें कि बड़ी संख्या में ग्रेट लुओंस लोग अपने परिवारों को लेकर ग्रेट जिया की ओर भाग रहे हैं। उन्हें जाने दो, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। महान लुओ सम्राट ने उदासीनता से अपना हाथ हिलाया। अतीत में ग्रेट लुओ के लोगों का जीविका कमाने के लिए ग्रेट जिया जाना असामान्य बात नहीं थी। हालांकि जो लोग चले गए वे ज्यादातर आवारा या भिखारी थे। घर और खेत वाले आम लोग नहीं गए, इसलिए उन्हें ज्यादा परवाह नहीं थी। इन बेघर लोगों का जाना ग्रेट लुओ के लिए एक अच्छी बात के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि इससे प्रबंधन लागत कम हो जाएगी। महाराज, इस बार हम इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अधिकारी ने तत्काल कहा, इस बार कम से कम 1 करोड़ लोग जा रहे हैं। क्या 10 लाख लोग? महान लुओ सम्राट हैरान रह गया। आप देखिए, ग्रेट लुओ की कुल जनसंख्या केवल 18 मिलियन थी, जो राजवंश के मानक को बमुश्किल पूरा करती थी। 1 करोड़ से अधिक लोगों के चले जाने के साथ आधी आबादी खत्म हो गई। आधे राष्ट्र के नष्ट हो जाने से न केवल राष्ट्रीय शक्ति को भारी क्षति पहुंची, बल्कि देश व्यावहारिक रूप से पनडुब्बी हो गया। सचमुच 10 लाख लोग चले गए हैं? महान लुओ सम्राट ने फिर पूछा। महाराज, ये बिल्कुल सत्य है। आपका विनम्र सेवक आपको धोखा देने का साहस नहीं कर सकता। वे क्यों जाना चाहते हैं? महान लुओ सम्राट ने आगे पूछा। मंत्री का चेहरा गंभीर था। महाराज, ये टिड्डियों की महामारी और सूखे के कारण है। महान लुओ का अनाज खत्म हो गया है। महान लुओ सम्राट ने शून्यता से सिर हिलाया। हाँ, बिना अनाज के निश्चित रूप से वे चले जाते हैं। वह अच्छी तरह से समझ गया था कि वे भूखे रहकर कैसे रह सकते हैं। जीवन के बिना कुछ भी नहीं बचा। हालांकि वह हम लोगों को जाने नहीं दे सकते थे, क्योंकि अगर वे सचमुच चले गए तो ग्रेट लुओ सचमुच खत्म हो जाएगा। मेरे लिए उन्हें तुरंत रोको। किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। हाँ महाराज, इस प्रकार ग्रेट जिया के प्रवेश द्वार को भारी सैनिकों द्वारा बंद कर दिया गया और किसी को भी सीमा पार करने की अनुमति नहीं थी। आम लोग बहुत उत्तेजित थे। हम क्यों नहीं जा सकते? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हम यहाँ जीवित नहीं रह सकते। जीविका चलाने के लिए ग्रेट जिया जाने में क्या बुराई है? आप हमारी स्वतंत्रता को प्रतिबंधित नहीं कर सकते। दोनों पक्षों के बीच शारीरिक झड़पें भी हुईं। तभी महान लुओ सम्राट जल्दी से आए और स्थिति को देखते हुए सभी को शांत करने के लिए जल्दी से अपनी आवाज उठाई। मेरे लोगों, कृपया जल्दबाजी मत करो। पहले मेरी बात सुनो। उनके शांत शब्दों से आम लोग धीरे धीरे शांत हो गए। मेरे महान लुओ आम लोगों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैंने इतने सालों में आपके साथ कैसा व्यवहार किया है? क्या मैंने कभी आपको निराश किया है? महान लुओ सम्राट ने ऊंची आवाज में घोषणा की। आम लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। उस समय एक बुजुर्ग व्यक्ति जो सुसंस्कृत प्रतीत हो रहा था आगे बढ़ा, महान लुओ सम्राट को प्रणाम किया और कहा, महामहिम, हमने वह सब देखा है जो आपने वर्षों से किया है। जब से महामहिम सिंहासन पर बैठे हैं, आपने विदेशों में मजबूत दुश्मनों को हराया है, घर में भ्रष्ट अधिकारियों को दंडित किया है, लोगों को स्वस्थ होने का मौका दिया है और उत्पादन को प्रोत्साहित किया है। आपके बुद्धिमान नेतृत्व में हमारा जीवन बेहतर और बेहतर होता जा रहा है। आप एक दुर्लभ और अच्छे सम्राट हैं। सभी लोग सहमति में बोलने लगे। हाँ महाराज, एक अच्छे सम्राट हैं। सचमुच आपके बुद्धिमान नेतृत्व में हमारा जीवन सचमुच बेहतर हो गया है। आपकी बुद्धि और वीरता आपको वास्तव में एक प्रबुद्ध सम्राट बनाती है। यदि ऐसा है तो आप अब भी क्यों जाना चाहते हैं? महान लुओ सम्राट ने हार्दिक पीड़ा के साथ कहा, मैंने आपके साथ इतनी ईमानदारी से व्यवहार किया है, आप मुझे क्यों छोड़ देंगे? आम लोग फिर एक दूसरे की ओर देखने लगे। कुछ लोग खामोश हो गए। ये वही बुजुर्ग था जो दर्द भरे चेहरे के साथ चिल्लाया, महाराज, हमारे पास जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अगर हम नहीं गए तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। आप भी जानते हैं कि हमने सूखा और टिड्डियों का प्रकोप झेला है जो हर 50 साल में एक बार आता है, और हम खेतों में कोई फसल नहीं उगा सकते। और जो थोड़ी बहुत फसलें हम उगा पाते हैं उन्हें टिड्डियां नष्ट कर देती हैं। अनाज के बिना हम कैसे जिएंगे? उनके शब्द एक बार फिर आम लोगों तक पहुंचे। हाँ, अगर हम नहीं जाएंगे तो हम सचमुच जीवित नहीं रह पाएंगे। अनाज के बिना हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे? हम मरने का इंतजार तो नहीं कर सकते, है ना? पेड़ हिलने पर मर जाते हैं, लेकिन लोगों को जीवित रहने के लिए कोई रास्ता ढूंढने के लिए उन्हें हिलना ही पड़ता है। हम सब यही चाहते हैं कि हमें खाने के लिए भोजन मिले। क्या ये गलत है? मैं आपकी परेशानियों से वाकिफ हूँ। सच कहूँ तो मेरा दिल भी आपकी तरह ही दुखता है। महान लुओ सम्राट ने गहरी भावना के साथ कहा, टिड्डियों की विपत्ति को हल करने के लिए मैंने सभी तरह के तरीके आजमाए हैं, लेकिन जैसा कि आप सभी ने देखा है, वे व्यर्थ रहे हैं। टिड्डियों को फसलों को चट करते हुए देखकर मेरा दिल बुरी तरह से दुखता है। काश मैं उनकी जगह ले सकता और उन्हें अपने मांस और खून को खाने देता, उन अनाजों को बख्श देता। ये सुनकर आम लोग भावुक हो गए। वास्तव में इस टिड्डी विपत्ति के दौरान उनके सम्राट ने सचमुच सराहनीय कार्य किया था। उन्होंने टिड्डियों को मारने के लिए ताओवादी संप्रदाय से जहर मांगा। जब जहर बेअसर साबित हुआ तो उन्होंने सैनिकों को स्वयं टिड्डियों को नष्ट करने के लिए प्रेरित किया।
दिन रात आधे महीने से अधिक समय तक अथक परिश्रम कर टिड्डियों से मुकाबला किया। यद्यपि अंत में वे सफलता के कगार पर थे, लेकिन असफलता हाथ लगी। लेकिन उनके दृढ़ संकल्प और प्रयास ने लोगों को भावुक कर दिया। दुनिया में कौन सा सम्राट इतनी हद तक जा चुका है? मेरे साथी लोगों, मेरा परिवार, महान लुओ सम्राट ने हार्दिक भावना के साथ कहा। हालांकि हम इस बार टिड्डियों के प्रकोप से हार गए हैं, लेकिन हमारी लड़ाई की भावना पराजित नहीं हुई है। हमने पहले ही बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया है और हम निश्चित रूप से इस पर भी विजय प्राप्त करेंगे। तो सभी लोग कृपया रुकें। आइए हम हाथ मिलाएं और मिलकर इस कठिन समय से बाहर निकलें। यदि तुम मेरे प्रति वफादार हो तो मैं भी निश्चित रूप से तुम्हारे प्रति वफादार रहूंगा। ये सुनने के बाद कई आम लोग सचमुच बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने वहीं रहने का निर्णय लिया। तारांकन 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 फेल्स द्वारा प्रायोजित अध्याय 214 273.5। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKR JP अनुवादकों मिटलर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 238.2। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C 238.2 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 238.2। यदि तुम मेरे प्रति वफादार हो तो मैं भी निश्चित रूप से तुम्हारे प्रति वफादार रहूंगा। ये सुनने के बाद कई आम लोग सचमुच बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने वहीं रहने का निर्णय लिया। लेकिन उसी समय जोश से भरा एक युवक आगे बढ़ा। ईमानदारी से कहूं तो अब बहुत हो गया। उन्होंने गुस्से में कहा, महाराज देखिए, पिछले साल हमने क्या क्या झेला है। हमने कितनी प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाएं झेली हैं। पिछले साल से ही आप सुधारों को लागू करना चाहते थे, अर्थव्यवस्था को विकसित करना चाहते थे और ग्रेट जिया की तरह लोगों की आजीविका में सुधार करना चाहते थे। हम सभी ने आपका दिल से समर्थन किया, लेकिन नतीजा क्या हुआ? सुधार विफल हो गए, हमारी अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ और हमारे बटुए खाली हो गए। बाद में विभिन्न कारणों से फसलें खराब हो गईं। आपने खाद्य संकट को हल करने के लिए महान फैंग राजवंश के पास सेना भेजी, लेकिन न केवल हमें भोजन वापस नहीं मिला बल्कि हमने अपने सभी लोगों को खो दिया। उस लड़ाई में मेरा भाई मर गया और हम उसका शव भी नहीं ढूंढ पाए। उसके बाद हमें सदी में एक बार होने वाली बर्फ आपदा का सामना करना पड़ा। जैसा कि सभी जानते हैं, स्थिति बहुत भयावह थी। उस आपदा में मेरी गाय मर गई और मेरी बुजुर्ग माँ भी। हर घर में मातम छाया हुआ था और पूरे देश का माहौल उदास था। हमें इस वर्ष कुछ सुधार की आशा थी, लेकिन स्थिति पिछले वर्ष से भी बदतर रही। वर्ष की शुरुआत में आपने महान जिया को नाराज कर दिया, जिससे उन्हें सेना भेजकर हमारा अधिकांश भोजन और धन छीनना पड़ा। इसके बाद 9 खानों की कब्रों की अराजकता आई, जहां लाखों मार्शल कलाकारों ने हमारी भूमि पर कहर बरपाया और लोगों का जीवन कठिन बना दिया। और अब सूखा और टिड्डियों का प्रकोप। उन्होंने एक कड़ा आरोप लगाते हुए कहा, महाराज क्या आप जानते हैं कि यह वर्ष हमारे लिए कितना कठिन रहा है? मुझे पता है कि यह पूरी तरह से आपकी गलती नहीं है, लेकिन हम तो बस आम लोग हैं जो शांति से जीने के अलावा और कुछ नहीं चाहते। इसमें क्या गलत है? हमारी इतनी छोटी सी इच्छा क्यों पूरी नहीं हो सकती? अन्य आम लोगों को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके दिल पर चोट लगी हो। पिछले वर्ष की कठिनाइयों को याद करके वे दुख से अभिभूत हो गए। हाँ, ये वर्ष बहुत कठिन रहा है। मैं तो अब ये भी नहीं जानता कि जीने का मतलब क्या है। यदि मेरे बच्चे न होते तो मैंने बहुत पहले ही हार मान ली होती। महान लुओ सम्राट ने एक बार फिर शांतिपूर्वक कहा, मुझे पता है, कृपया बहुत परेशान न हो। हर चीज़ पर शांति से चर्चा की जा सकती है, हर चीज़ का समाधान किया जा सकता है। महाराज, आप इन समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे? ये वही युवक था जो पीड़ा से चिल्ला रहा था। क्या आपने अतीत में हुई प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं में से किसी का समाधान किया है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। महान लुओ सम्राट के पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। यदि भविष्य में भी यही घटनाएं घटे तो क्या आप उनका समाधान कर सकते हैं? महान लुओ सम्राट फिर से अवाक रह गए। एक भी बात हल नहीं हुई। युवक ने बड़ी निराशा से कहा, तो फिर मैं यहाँ क्यों रहूं? मैं आप पर भरोसा करने के बजाय खुद पर भरोसा करना पसंद करूंगा। तो कृपया महाराज हम पर दया करें और हमें जाने दें। अन्य आम लोगों ने एक स्वर में कहा, महाराज कृपया हम पर दया करें और हमें जाने दें। उनकी आवाज़ों से आकाश हिल गया। महान लुओ सम्राट के दिल को उस समय भारी झटका लगा। ग्रेट लू के लोग उसके साथ कष्ट सहने की अपेक्षा उसे छोड़ देना अधिक पसंद करेंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो उसे उसके अपने ही आम लोगों ने त्याग दिया था। क्या ऐसा हो सकता है कि उनके प्रति उनकी पूर्ण निष्ठा के कारण ही ऐसा परिणाम सामने आया है? उन्होंने देश और देशवासियों के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन उन्हें ये दुर्भाग्य झेलना पड़ा। उस क्षण ऐसा लगा जैसे उसे मानव स्वभाव समझ आ गया हो। उसका दिल ठंडा हो गया और वह उदास हंसी में फूट पड़ा। बहुत अच्छा, तुम सबने मुझे निराश किया है। मैंने इतना कुछ दिया है, केवल इस तरह से चुकाया जाना है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें जाने की अनुमति नहीं है।
तुम में से किसी को भी नहीं। अगर तुम मर भी जाओ तो तुम्हें ग्रेट लुओ की धरती पर ही मरना होगा। उनके अंतिम शब्द लगभग दहाड़ जैसे थे। ग्रेट लुओ के लोग और अधिक उत्तेजित हो गए। हम क्यों नहीं जा सकते? सिर्फ इसलिए कि आप सम्राट हैं इसका मतलब यह नहीं है कि आप इस तरह से कार्य कर सकते हैं। तुम हम सबको मार डालोगे। कुछ लोग पहले ही सैनिकों के साथ मारपीट पर उतारू हो चुके थे और युद्ध छिड़ने की कगार पर था। लेकिन महान लुओ सम्राट ने ठंडे स्वर में कहा, सभी सैनिकों, मेरी आज्ञा का पालन करो। जो कोई भी तोड़ने की कोशिश करेगा उसे जीवन या मृत्यु की परवाह किए बिना लाठी से पीटना होगा। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। महाराज, इस तरह तो बहुत से लोग मरेंगे। एक अधिकारी ने विनती की। वे सभी हृदयहीन और कृतघ्न हैं, उनकी मृत्यु पर कोई दया नहीं है। महान लुओ सम्राट अपनी आस्तीन झटक कर चले गए। उसके जाने के बाद हिंसक संघर्ष छिड़ गया। सम्राट के आदेश से सैनिक विशेष रूप से निर्दयी हो गए। कुछ ही देर में खून की नदियां बहने लगीं और हवा में चीख पुकार मच गई। मूर्ख सम्राट, मूर्ख सम्राट, मूर्ख सम्राट, तुम अच्छी मौत नहीं मरोगे। लौटने के बाद महान लुओ सम्राट ने तुरंत सैनिकों को भर्ती करने का आदेश जारी किया। 16 से 60 वर्ष की आयु के सभी स्वस्थ पुरुषों को सेना में भर्ती किया जाना था। इस कदम से पूरे देश में हंगामा मच गया। हर वयस्क पुरुष को सैनिक बनना है। क्या ये सामूहिक भर्ती का आह्वान है? महामहिम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? इतने सारे सैनिकों की भर्ती युद्ध के लिए नहीं तो और किस लिए की जा सकती है? हमें युद्ध के लिए इतने सारे लोगों की क्या जरूरत है? बिना प्रशिक्षण वाले लोगों को युद्ध के मैदान में कैसे भेजा जा सकता है? क्या ये पागलपन नहीं है? महाराज मूर्खता कर रहे हैं। वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? अफसोस, ग्रेट लुओ एक और अराजकता में जा रहा है। इस समय तक सैनिक सेना को सुदृढ़ करने और विस्तार करने के लिए प्रत्येक शहर और पड़ोस में पहुंच चुके थे। वे घर घर जाते थे और जो भी व्यक्ति इन मानदंडों पर खरा उतरता था उसे सैनिक बना लिया जाता था। बूढ़े झाओ, आपका बेटा मजबूत दिखता है। वह एक सैनिक बन सकता है। बूढ़े झाओ ने कड़वाहट से विनती की, लेकिन वह केवल 14 साल का है। 14 साल का क्या? वह बड़ा दिखता है इसलिए वह सैनिक बन सकता है। लेकिन वह मेरा इकलौता बच्चा है, 3 पीढ़ियों का इकलौता वंशज। कृपया दया करें और उसे जीने दें। मैं आपके सामने घुटने टेक दूंगा, कृपया। बूढ़ा झाओ बोलते हुए घुटनों के बल बैठ गया। मिन्नतें बेकार हैं। ये तो महाराज का आदेश है। क्या मैं अपने बेटे की जगह ले सकता हूँ? अधिकारी ने बूढ़े झाओ के खाली पैर को देखा और अपना सिर हिलाया। नहीं, तुम्हारा एक पैर नहीं है और तुम युद्ध में नहीं लड़ सकते। तुम्हारे बेटे को सेवा करनी चाहिए। जल्दी से उसे ले जाओ। माता पिता, ऐसे दृश्य कई घरों में हो रहे थे। जिन परिवारों में कई बेटे थे उनके सभी पुरुष पतियों को ले जाया गया और केवल महिलाएं ही बचीं। कुछ मामलों में तो पूरे के पूरे गांव खाली हो गए। वे प्रतिरोध करना चाहते थे लेकिन वे सेना के खिलाफ कैसे लड़ सकते थे? अतः हर जगह विलाप और निराशा के दुखद दृश्य थे। ग्रेट लुओ शाही महल में सोंग यूफेई जल्दी में पहुंचे और तत्काल पूछा, महाराज, ऐसा कहा जाता है कि आपके कार्य ने लाखों आम लोगों के लिए आपदा ला दी है और खून खराबे का सिलसिला छोड़ दिया है। यह एक बुद्धिमान शासक का कार्य नहीं है। यदि यह जारी रहा तो यह निश्चित रूप से आपके लोगों को अलग थलग कर देगा। मैं महाराज से अपने आदेशों पर पुनर्विचार करने का आग्रह करता हूँ। महान लुओ सम्राट ये सुनकर क्रोधित हो गए, पर यूफेई, ये वे ही हैं जिन्होंने मुझे त्याग दिया है। वर्षों से मैंने उनके लिए बहुत कुछ दिया है और अब वे मुसीबत के पहले संकेत पर मुझे छोड़ देते हैं। चूंकि वे विश्वासघाती हैं इसलिए वे मुझे हृदयहीन होने का दोष नहीं दे सकते। सोंग यूफेई ने उसे फिर से समझाने की कोशिश की, महाराज, लोग अज्ञानी हैं और उन्हें मार्गदर्शन की जरूरत है, खूनी दमन की नहीं। अगर आप खाद्यान्न की कमी को हल कर सकते हैं तो लोग स्वाभाविक रूप से आपके गले लग जाएंगे। क्या मैं अब इस मुद्दे पर बात नहीं कर रहा हूँ? महान लुओ सम्राट ने जोर से कहा, महान लुओ के पास कोई अनाज नहीं है और सबसे अच्छा समाधान इसे अन्य देशों से जब्त करना है। ऐसा करने के लिए हमें सैनिकों की आवश्यकता है। इसलिए मैं सैनिकों की भर्ती कर रहा हूं और युद्ध की तैयारी कर रहा हूं। लेकिन आपके सामूहिक भर्ती से पहले ही जनता में आक्रोश पैदा हो गया है। मैं यह उनके भले के लिए कर रहा हूं। वे अनाज की कमी के बारे में शिकायत करते हैं, इसलिए मैं उन्हें जाने देता हूं और खुद ही अनाज जब्त कर लेता हूं। अगर उन्हें अनाज मिल जाए तो वे जीवित रह सकते हैं, अगर नहीं तो वे मर सकते हैं। उन्हें जीवित रखने के लिए अनाज की बर्बादी करना ही बेहतर है। मैंने उन्हें बहुत कुछ दिया है, इसलिए अब समय आ गया है कि वे मुझे इसका बदला दें। सोंग यूफेई हैरान रह गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि सम्राट इतने कठोर और निर्दयी शब्द बोलेगा। लेकिन महाराज, पर यूफेई, अब और मत बोलो। मैंने अपना फैसला कर लिया है। महान लुओ सम्राट ने अपनी आस्तीनें लहराईं और गुस्से में चले गए। सम्राट को पीछे हटते हुए देखकर सोंग यूफेई को लगा कि महान लुओ सम्राट बदल गया है। वह बहुत अपरिचित और कुछ हद तक डरावना हो गया था। तारांकन फेल्स द्वारा प्रायोजित अध्याय 215 273.5। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKR JP अनुवादकों मिटलेस का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ।
उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 239.1। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। सी 239.1 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 239.1। भर्ती के बाद ग्रेट लुओ की सैन्य शक्ति तेजी से बढ़कर 5 मिलियन तक पहुंच गई। इसे परिप्रेक्ष्य में रखें तो ग्रेट लुओ की पूरी जनसंख्या केवल 18 मिलियन थी। इनमें से आधी संख्या महिलाओं की थी, जिससे कुल संख्या 9 मिलियन रह गई। शेष 9 मिलियन पुरुषों में से 16 वर्ष से कम, 60 वर्ष से अधिक आयु के तथा अनेक विकलांगों को छोड़कर लगभग 5 मिलियन ही बचे थे, जो वास्तव में युद्ध तथा सामूहिक भर्ती के कारण राष्ट्र को थका देने वाला मामला था। 50 लाख सैनिक, संख्या भयावह थी। यहाँ तक कि एक साम्राज्य भी इतनी बड़ी सैन्य शक्ति का समर्थन करने के लिए संघर्ष करेगा। ग्रेट लुओ की तो बात ही छोड़िए, जिसने विभिन्न प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं का सामना किया था। वास्तव में महान लुओ सम्राट का उनका समर्थन करने का कोई इरादा नहीं था। वह अधिक अनाज और क्षेत्र हड़पने के लिए उन्हें युद्ध में भेजने वाला था। यदि वे जीत गए तो उनके पास अनाज और जमीन होगी, और यह जनसंख्या को कम करने तथा राष्ट्र के बोझ को कम करने का एक अवसर भी होगा। ये कहना होगा कि यह कदम अविश्वसनीय रूप से पागलपन भरा था, लेकिन ये प्रभावी साबित हो सकता है। भर्ती समाप्त होने के बाद नए रंगरूटों को युद्ध के मैदान में भेजे जाने से पहले कुछ दिनों का बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाता था। महान लुओ राजवंश के आसपास कुल 5 देश हैं। दाजिया राजवंश और महान फैंग राजवंश के अलावा ग्रेट लैंड, ग्रेट शी और ग्रेट वू साम्राज्य भी हैं। ग्रेट जिया बहुत शक्तिशाली है, वे उन्हें हरा नहीं सकते, इसलिए उन्होंने उन्हें सूची से बाहर कर दिया। इस वर्ष ग्रेट फैंग में फसल भी खराब है, और यह बौद्ध संप्रदाय का क्षेत्र है, इसलिए उन्होंने वहां भी फसल काट ली है। इसलिए महान लुओ सम्राट का लक्ष्य 3 महान साम्राज्य हैं: महान लैंड, महान शी और महान वू। एक बार तैयारियां पूरी हो जाने पर रक्षा के लिए बचे 500,000 सैनिकों के अलावा अन्य सभी सैनिकों को उन 3 देशों में तैनात कर दिया जाएगा। और इस प्रकार युद्ध छिड़ गया। चूंकि ग्रेट लुओ द्वारा भेजे गए अधिकांश सैनिक नए भर्ती हुए थे, इसलिए हताहतों की संख्या बहुत अधिक थी। हर जगह लाशें बिखरी हुई थीं और खून नदियों की तरह बह रहा था। मूलतः केवल एक दुश्मन को मार गिराने के लिए 2 से 3 महान लुओ सैनिकों की जान लग गई। सोंग यूफेई अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। महाराज, बलिदान बहुत बड़ा है, कृपया सैनिकों को वापस लौटने का आदेश दें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। महान लुओ सम्राट ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, परी, तुम बहुत चिंता करती हो। मृत्यु के बिना युद्ध कब हुआ है? सोंग यूफेई ने फिर आग्रह किया, लेकिन बहुत सारे लोग मर रहे हैं। ये सभी महान लुओंस लोग हैं, उन्हें मरने दो, उनका बलिदान सार्थक है। महान लुओ सम्राट ने 3 राष्ट्रों की ओर इशारा करते हुए कहा, एक बार जब हम उन 3 राष्ट्रों पर विजय प्राप्त कर लेंगे तो क्या उनके लोग हमारे आम लोग नहीं बन जाएंगे? सोंग यूफेई ने आश्चर्य से महान लुओ सम्राट को देखा। महाराज, आप इतने क्रूर कैसे हो गए? महान लुओ सम्राट का चेहरा टेढ़ा हो गया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा बनना चाहता हूँ? मुझे इसके लिए मजबूर किया गया है। स्वर्ग ने मुझे मजबूर किया है, महान जिया ने मुझे मजबूर किया है, यहाँ तक कि आम लोग जिनके साथ मैंने हमेशा अच्छा व्यवहार किया है, वे भी मुझे मजबूर कर रहे हैं। बताओ, मैंने क्या गलत किया है? मैं बस एक ऐसा सम्राट बनना चाहता था जो अपने लोगों से अपने बच्चों की तरह प्यार करता हो। सोंग यूफेई ने बोलने के लिए अपना मुंह खोला। महाराज, महान लुओ सम्राट ने तिरस्कारपूर्वक हंसते हुए कहा, अब मुझे एहसास हो गया है। नैतिकता को भाड़ में जाओ, परोपकार को भाड़ में जाओ। ये वो चीज़ें थीं जिन्हें मैं पहले सबसे ज़्यादा महत्व देता था, लेकिन अब मुझे उनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। मैं स्वर्ग के नीचे सभी को धोखा देना पसंद करूंगा, बजाय इसके कि स्वर्ग के नीचे सभी मुझे धोखा दें। सोंग यूफेई इतनी हैरान थी कि वह अवाक रह गई। महान लुओ सम्राट की प्रोफाइल को देखकर ऐसा लगा जैसे वह उन्हें पहली बार देख रही हो। उस समय महान लुओ सम्राट ने अपना सिर घुमाया, उनका स्वर ठंडा था। परी यूफेई, यदि आप उन्हें मरते हुए नहीं देख सकते हैं तो कृपया ताओवादी संप्रदाय के विशेषज्ञों को सहायता के लिए भेजें। किसी भी मामले में मैं निश्चित रूप से सैनिकों को वापस नहीं लूंगा। सोंग यूफेई ने निराशा में आह भरी। इसके बाद ताओवादी संप्रदाय के विशेषज्ञों को संगठित किया गया और ग्रेट लुओ सैनिकों की क्षति काफी कम हो गई। वास्तव में ताओवादी संप्रदाय के समर्थन से महान लुओ सेना सुचारू रूप से आगे बढ़ी, तेजी से शहरों पर विजय प्राप्त की और ऊपरी हाथ हासिल किया। संकट को महसूस करते हुए ग्रेट लैंड, ग्रेट शी और ग्रेट वू के 3 बड़े राज्यों ने पड़ोसी देशों से सहायता प्राप्त करने के लिए दूत भेजे। हालांकि ताओवादी संप्रदाय द्वारा समर्थित महान लुओ के सामने अन्य देशों ने सेना भेजने का साहस नहीं किया। इस प्रकार तीनों देशों के दूत ग्रेट जिया के लिन बेईफान से मिलने के लिए हजारों मील की यात्रा करते थे। लिन बेईफान मुश्किल स्थिति में था। सम्मानित दूतों, मैं वास्तव में आपके अनुरोध को समझता हूं, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो मैं वास्तव में आपकी मदद नहीं कर सकता। ग्रेट लुओ को ताओवादी संप्रदाय का समर्थन प्राप्त है, इसलिए वे सम्मान का आदेश देते हैं और दूर दूर तक भय पैदा करते हैं। मेरा ग्रेट जिया छोटा, कमजोर, शक्ति में सीमित है और वास्तव में उनसे मुकाबला करने में असमर्थ है।
इसलिए कृपया आपको वापस लौटना चाहिए। तीनों राष्ट्रों के दूतों को उनकी बात सुनकर उबकाई सी महसूस हुई। छोटा और कमज़ोर, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, सीमित शक्ति, उनसे मुकाबला करने में असमर्थ, बिना किसी पूर्व तैयारी के ही इतना बड़ा झूठ। क्या आप कम से कम एक अच्छा झूठ तैयार नहीं कर सकते? आप कुछ महीने पहले ही उनके क्षेत्र पर हमला कर रहे थे और बिना किसी नुकसान के वापस लौटने में कामयाब रहे। तुम किसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो? बेशक, हालांकि वे अंदर से परेशान थे, लेकिन उन्हें मदद की जरूरत थी और उन्हें विनम्रतापूर्वक भीख मांगनी पड़ी। महान ज़िया सम्राट, यदि आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो हम सचमुच खत्म हो जाएंगे। हमारा मानना है कि जब तक आप सेना भेजते रहेंगे, ग्रेट लुओ की सेना निश्चित रूप से पीछे हट जाएगी, क्योंकि ग्रेट लुओ को केवल आपसे ही डर लगता है। ग्रेट ज़िया महाराज, कृपया सेना भेजिए। आपको ये सिद्धांत समझना चाहिए कि जब होंठ चले जाएंगे तो दांत ठंडे हो जाएंगे। TLN, यदि उनके राज्य गिर गए तो ग्रेट ज़िया कमज़ोर हो जाएगा और जब वे मजबूत हो जाएंगे तो अगला लक्ष्य बन जाएगा। लिन बेईफान ने आह भरते हुए कहा, मैं आपके द्वारा दिए गए सभी कारणों को समझता हूँ, मैं वास्तव में समझता हूँ, लेकिन जानना एक बात है और करना दूसरी बात है। मुझे अपने देश और अपने लोगों के बारे में सोचना चाहिए। युद्ध एक राष्ट्र के लिए एक गंभीर मामला है और इसे हल्के में नहीं शुरू किया जाना चाहिए। तीनों राज्यों के दूतों के अंदर घृणा की लहर दौड़ गई। आप कहते हैं कि युद्ध हल्के फुल्के ढंग से नहीं लड़े जाने चाहिए, लेकिन क्या आपने हमेशा ही परेशानियां खड़ी नहीं की हैं और पागलों की तरह सभी से नहीं लड़ा है? अन्यथा तुम्हारा विशाल साम्राज्य कहाँ से आया? मैं आपके पाखंड को उजागर करने से भी घृणा करता हूँ। महामहिम महान ज़िया, आप खड़े होकर हमें मरते हुए नहीं देख सकते। लिन बेईफान ने फिर आह भरी, सच कहूँ तो तुम्हारा देश बचाने लायक नहीं है। तो तुम तीनों कोई नया रास्ता क्यों नहीं तलाशते? एक नया रास्ता? तीनों दूत अचंभित रह गए। हाँ, एक नया रास्ता। लिन बेईफान ने निमंत्रण दिया, ग्रेट ज़िया बहुत तेज़ी से विकसित हो रहा है और हमारी नींव अभी भी कमज़ोर है। हमें प्रतिभा की सख्त ज़रूरत है। मैं योग्य व्यक्तियों की तलाश में हूँ। अगर आप आते हैं तो मैं आपका बहुत सम्मान करूँगा। ये तीनों दूत जन्मजात प्रतिभावान थे, बेशक लिन बेईफान उन्हें हाथ से जाने नहीं देंगे। दूत अचंभित रह गए, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लिन बेईफान उन्हें भर्ती करेगा। आपके उदार प्रस्ताव के लिए धन्यवाद, महान ज़िया सम्राट। ग्रेट लैंड के दूत आगे बढ़े और जोश से बोले, हमारा देश बर्बाद हो गया है और हमारे घर नष्ट हो गए हैं, इसलिए सचमुच हमारे पास किसी दूसरे मालिक की सेवा करने का कोई दिल नहीं है। ये बिल्कुल सही है। ग्रेट शी वह देश है जिसे मैं प्यार करता हूँ और उसका सम्राट वह स्वामी है जिसके प्रति मैं वफादार हूँ। इस जीवन में मैं केवल ग्रेट शी की सेवा करना चाहता हूँ और अपने सम्राट के प्रति वफादार रहना चाहता हूँ। मुझे किसी दूसरे देश के प्रति वफादारी बदलने की कोई इच्छा नहीं है। ग्रेट शी के दूत ने दृढ़ भाव से घोषणा की। आपके अच्छे इरादों के लिए धन्यवाद महामहिम, लेकिन मैं या तो ग्रेट वू के साथ खड़ा रहूंगा या गिर जाऊंगा। ग्रेट वू के दूत ने चिल्लाकर कहा। लिन बेईफान ने मुस्कुराते हुए कहा, इतनी जल्दी मना मत करो। क्या तुम्हें उच्च पद और उदार पुरस्कार नहीं चाहिए, धन और सम्मान? ग्रेट लैंड के दूत ने कुछ गुस्से से जवाब दिया, महान ज़िया सम्राट, क्या आपको लगता है कि हम इतने सती लोग हैं? ग्रेट शी के दूत ने भी कुछ गुस्से के साथ जवाब दिया, क्या आप हमारी अखंडता का अपमान कर रहे हैं? महान वू के दूत ने नाराजगी से कहा, महान ज़िया सम्राट, कृपया अपने शब्दों के साथ सावधान रहें। यदि आप इन सांसारिक संपत्तियों को तुच्छ समझते हैं तो इनका क्या? लिन बेईफान ने ताली बजाई और किसी ने तुरंत दिव्य अमृत की एक के बाद एक बोतलें लाकर रख दीं। ग्रेट लैंड के दूत चौंक गए, वाह, ये वास्तव में ड्रैगन टाइगर गोली है जो चोटों को ठीक कर सकती है और ताकत बढ़ा सकती है। ग्रेट शी के दूत आश्चर्यचकित हुए, वाह, ये निर्वाण की गोली है जो किसी को अतिरिक्त जीवन दे सकती है। ग्रेट वू के दूत भी हैरान रह गए, वाह, ये तो माइनर रिजुवेनेशन पिल है जो शक्ति बढ़ा सकती है। और इनके बारे में क्या? लिन बेईफान ने फिर ताली बजाई और कोई व्यक्ति गुप्त पुस्तिकाओं की अधूरी पुस्तकें लेकर आया। ग्रेट लैंड का दूत फिर से चौंक गया, वाह, ये नौयांग मैनुअल न केवल घावों को ठीक करता है बल्कि व्यक्ति की सच्ची क्यूई को भी अनंत काल तक बनाए रखता है। ग्रेट शी के दूत फिर से चौंक गए, वाह, ये नौयीन मैनुअल वास्तव में मार्शल आर्ट का खजाना है। ग्रेट वू के दूत भी फिर से चौंक गए, वाह, ये सहज कौशल कितना अद्भुत है। और भी है। लिन बेईफान ने फिर से ताली बजाई और किसी ने दिव्य हथियारों का एक संदूक निकाला। तीनों दूत, वाह, तारांकन तारांकन तारांकन। फेल्स द्वारा प्रायोजित अध्याय 216 273.5। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKR JP अनुवादकों मितलिस का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 239.2। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C 239.2।
एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 239.2। तीनों दूत पूरी तरह आश्चर्यचकित हो गए। इस महान ज़िया सम्राट के पास इतनी सारी महान चीज़ें कैसे हो सकती हैं? हर एक मेरा पसंदीदा है। अरे, अगर मेरा दिल द्रवित हो जाए तो मुझे क्या करना चाहिए? उस समय लिन बेईफान ने मुस्कुराते हुए कहा, हर कोई, अगर आप मेरी सेवा करते हैं तो आपको इन दिव्य अमृत, दिव्य कौशल और दिव्य हथियारों को प्राप्त करने का मौका मिलेगा। मैं आपके परिवारों को बचाने में मदद करने के लिए कुछ लोगों की व्यवस्था भी करूंगा। धन और सम्मान निश्चित रूप से आपके लिए कमी नहीं होगी। महाराज, इससे अधिक कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। तीनों दूतों ने एक स्वर में कहा, हम आपके प्रति समर्पित होने तथा मृत्युपर्यंत अथक परिश्रम करने को तैयार हैं। उनके हृदय में चुपचाप आंसू गिर पड़े। मुझे खेद है महाराज, हम आपकी कृपा दृष्टि से वंचित रह गए हैं। ऐसा नहीं है कि हम विश्वासघाती हैं, लेकिन दूसरी तरफ से जो प्रस्ताव आया वह बहुत ज्यादा था। इसके बाद लिन बेईफान ने युआन तियांगांग को हेंग हा जनरलों, घातक विद्वान और कई अन्य इनेट्स के साथ 3 दूतों के साथ ग्रेट लेन, ग्रेट शी और ग्रेट वू के देशों में भेजा। एक ओर उन्हें अपने परिवारों को स्थानांतरित करने में सहायता करनी थी। दूसरी ओर उन्हें अन्य इनेट्स को यह समझाने का काम करना था कि क्या वे उनके लिए उपयोगी हो सकते हैं। अंत में वे निराश नहीं हुए। 3 दूतों के अलावा वे 6 और लोगों को ग्रेट ज़िया में शामिल होने के लिए राजी करने में सफल रहे। इसके साथ ही महान ज़िया साम्राज्य की शक्ति एक बार फिर बढ़ गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। डिंग, खिलाड़ियों की राष्ट्रीय शक्ति के विकास के कारण आपकी ताकत भी बढ़ गई है, जिससे आपको शाश्वत युवा और अनंत दीर्घायु तकनीक का इनाम मिला है। शाश्वत युवा और चिरस्थायी दीर्घायु तकनीक एक अभ्यास है जो दीर्घायु प्रदान करता है। महारत हासिल करने पर न केवल व्यक्ति का जीवनकाल बहुत बढ़ जाएगा, बल्कि शाश्वत युवापन प्राप्त होगा, बल्कि व्यक्ति की मार्शल आर्ट भी इस दुनिया के शिखर तक पहुंच जाएगी। लिन बेईफान ने इस तकनीक को जल्दी से आत्मसात कर लिया और हंसते हुए कहा, दीर्घायु की कला की तरह ये तकनीक दीर्घायु प्रदान करती है। हालांकि इसे प्राप्त करने के तरीके अलग अलग हैं, वे एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं और अपनी अपनी कमियों की भरपाई कर सकते हैं। उसकी नज़र ग्रेट लुओ की ओर घूम गई और वह फिर से मुस्कुराया। मुझे इस बार सचमुच महान लुओ सम्राट का शुक्रिया अदा करना चाहिए। उनके कार्यों के बिना मुझे इतना कुछ हासिल नहीं होता। हाँ, क्योंकि लिन बेईफान ने इस समय उनकी आधारशिलाओं पर कब्जा कर लिया था, इसलिए तीनों राष्ट्र शीघ्र ही पराजित हो गए और ग्रेट लुओ द्वारा उन पर कब्जा कर लिया गया। परिणामस्वरूप ग्रेट लुओस का क्षेत्रफल 2 गुना हो गया तथा जनसंख्या 2 गुनी से भी अधिक बढ़ गई। ये समाचार सुनकर महान लुओ सम्राट अत्यंत उत्साहित हुए और खुशी से पागल हो गए। यही सही रास्ता है। क्या परोपकार, क्या नैतिकता, ये सब बकवास है। मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है। नैतिकता के बिना आप मुझे बंधक नहीं बना सकते। हाँ, TLN, यहाँ बंधक का अर्थ उसके कार्यों, निर्णयों को सीमित करने वाली बाधाओं से है। उसके विचार एक बार फिर मुक्त हो गए और उसके हृदय में बची हुई उदारता, नैतिकता और विवेक भी एक ओर रख दिया गया। इसके बाद महान लुओ सम्राट ने अपनी संपत्ति, मुख्यतः खाद्य आपूर्ति का जायजा लिया। यद्यपि खाद्य आपूर्ति में वृद्धि हुई थी, परंतु ये पूरी आबादी को खिलाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। हालांकि वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं थे। अभी भी बहुत सारे लोग हैं। हमें विदेशों में युद्ध जारी रखने की ज़रूरत है। ऐसा करने से ज़्यादा लोगों के मरने से ज़्यादा भोजन मिलेगा और संतुलन बहाल हो जाएगा, है न? स्वर्ग दयालु नहीं है, क्योंकि वे सभी प्राणियों को सिर्फ तिनके की तरह मानते हैं। मुझे निर्दयी होने के लिए दोष न दें। नैतिकता और परोपकार को त्याग कर वह अब आम लोगों को मनुष्य नहीं मानते थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि उन्होंने अभी भी कुशल स्वामी को बहुत महत्व दिया। हमारे उत्तरी अभियान के दौरान हमने कितने मास्टर्स की भर्ती की है? कितने अर्जित मास्टर्स और कितने जन्मजात मास्टर्स? मुझे विस्तृत रिपोर्ट दें। महामहिम को रिपोर्ट करें। जनरल ने भयभीत होकर महान लुओ सम्राट की ओर देखा। इस उत्तरी अभियान के दौरान हमने कुल 38 प्रथम श्रेणी के स्वामियों, 122 द्वितीय श्रेणी के स्वामियों और 442 तृतीय श्रेणी के स्वामियों को वश में किया है। महान लुओ सम्राट ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, ये तो बहुत नीच बात है। ये तीनों राष्ट्र महान साम्राज्य थे और कुल मिलाकर इनमें कम से कम 150 प्रथम श्रेणी के स्वामी, 500 द्वितीय श्रेणी के स्वामी और 2000 तृतीय श्रेणी के स्वामी होने चाहिए थे। फिर भी उन्होंने इनमें से 1/4 भी मास्टर डिग्री हासिल नहीं की थी। जनरल ने कहा, महाराज को सूचित करें, उनमें से अधिकांश ने प्रतिरोध किया और समर्पण नहीं किया, इसलिए वे मारे गए। ये तो समझ में आता है, लेकिन इनेट्स के बारे में क्या? इनेट्स शक्तिशाली होते हैं और उन्हें आसानी से नहीं मारा जा सकता। उनमें से कुछ तो बचे ही होंगे, है ना? महान लुओ सम्राट इनेट मास्टर्स के बारे में अधिक चिंतित थे, क्योंकि एक जन्मजात गुरु दर्जनों प्रथम श्रेणी के गुरुओं के बराबर होता है। जनरल घुटनों के बल बैठ गया। कृपया मुझे क्षमा करें महाराज, लेकिन हम किसी भी इनेट मास्टर की भर्ती करने में सफल नहीं हो सके। महान लुओ सम्राट क्रोधित हो गए। एक भी नहीं। तुम सब क्या कर रहे थे? महाराज को सूचित करना चाहूंगा कि इनेट्स का यह समूह काफी जिद्दी था और लगभग 60% युद्ध के मैदान में ही मारे गए। महान लुओ सम्राट ने गुस्से में कहा, क्या अभी भी 40% नहीं बचा है? शेष 40% को ग्रेट ज़िया ने हड़प लिया है।
क्या महान लुओ सम्राट सदमे से मर गए? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जिस व्यक्ति पर उसकी नज़र थी उसे ग्रेट जिया ने पहले ही छीन लिया था। ग्रेट जिया लगातार भूत की तरह उसका पीछा क्यों करती रहती है? महान लुओ सम्राट ने दहाड़ते हुए कहा, आप महान जिया को उनका शिकार करने की अनुमति कैसे दे सकते हैं? क्या आप उन्हें उनके परिवारों से डराकर नहीं मार सकते थे? हम ऐसा करने की योजना बना रहे थे, लेकिन हम बहुत देर से आए। उनके परिवारों को पहले ही ग्रेट जिया द्वारा स्थानांतरित कर दिया गया था। हम स्थिति को बदलने में असमर्थ थे, इसलिए कृपया हमें माफ़ करें, महामहिम। महान लुओ सम्राट क्रोध से कांप उठा। धिक्कार है महान जिया पर हमेशा इतनी जल्दी कार्य करने की। हर बार जब भी उसका सामना ग्रेट जिया से हुआ, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। क्या ये हो सकता है कि वे मेरे शत्रु हों? महान लुओ सम्राट ने कई गहरी सांसें लीं, खुद को याद दिलाते हुए कि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए। दुश्मन की हरकतों पर गुस्से से मरना उचित नहीं है। मेरे प्रति आपकी वर्षों की समर्पित सेवा को देखते हुए मैं इन मामलों को छोड़ दूंगा। जाओ और सैनिकों की भर्ती करना जारी रखो और उन 3 देशों से जितने लोगों को तुम भर्ती कर सकते हो उन्हें भर्ती करो। जनरल अचंभित होकर बोला, महाराज ऐसा क्यों? बेशक, अपने क्षेत्र का विस्तार जारी रखने के लिए। महान लुओ सम्राट ने ठंडे स्वर में कहा, हमारी आबादी इतनी बड़ी है और भोजन भी पर्याप्त नहीं है, हम इसे कैसे बांटें? क्या आप सहमत नहीं हैं? जनरल ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन महाराज इससे कई मौतें होंगी। अगर वे मरते हैं तो मर जाते हैं। वे सिर्फ कृतघ्न दुष्टों का झुंड हैं। उनकी मौत पर कोई दया नहीं है। महान लुओ सम्राट ने हल्के से कहा। सेनापति ने अपने सामने खड़े सम्राट को देखा और महसूस किया कि वह बहुत अपरिचित और कुछ हद तक डरावना भी था। तारांकन 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 फेल्स द्वारा प्रायोजित अध्याय 217 273.5। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKR JP अनुवादकों मित्लर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL। जानिए सफ़ेद दाग रॉकेट का एक बेहद सरल और प्राकृतिक तरीका। 15 मिनट पहले सेक्स से ये करें और आपका प्रदर्शन 4 गुना बढ़ जाएगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 240.1। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C 240.1। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 240.1। महान लुओ सम्राट के आदेश के तहत महान लुओ युद्ध की तैयारी जारी रखी। मूल रूप से उनके पास लगभग 5 मिलियन सैनिक थे। महान युद्ध में 2 मिलियन सैनिक होने के बाद उन्होंने जल्दी ही अपनी संख्या बढ़ाकर 6 मिलियन कर ली। बहुत से लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए मजबूर किया गया। अगर आप असहमत होते तो आपके परिवार को नुकसान उठाना पड़ता। इसलिए कई पुरुषों के पास अपने परिवारों की खातिर आत्मसमर्पण करने और बचने की बहुत कम संभावना वाले रास्ते पर चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक के बाद एक त्रासदियां सामने आ रही थीं। सोंग यूफेई फिर से आया, महाराज हम लड़ते नहीं रह सकते। आपने 3 देशों पर विजय प्राप्त की है जिससे दुनिया में तबाही और दुख हुआ है। अब हमें लोगों को शांत करने और उन्हें जीने का एक तरीका देने के लिए नीतियों को लागू करना चाहिए। पर यूफेई, अब मैं जो कर रहा हूं वह लोगों को जीने का एक तरीका दे रहा हूं। महान लुओ सम्राट ने भावशून्यता से कहा, महान लुओ में हमारे पास पूरी आबादी का भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है, इसलिए लड़ाई जारी रखने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। धीरे धीरे भूख से मरने का इंतजार करने से बेहतर है कि हम अपनी पूरी ताकत से लड़ें। सोंग यूफेई ने पूछा, महाराज आप कब तक लड़ने की योजना बना रहे हैं? महान लुओ सम्राट ने उत्तर दिया, क्या मैंने यह नहीं कहा? मैं तब रुकूंगा जब हमारे पास पूरे देश का भरण पोषण करने लायक भोजन होगा। लेकिन हमारे पास 15 मिलियन लोगों का खाद्य घाटा है, जो बहुत ज़्यादा है। खाद्य घाटे को पूरा करने के लिए हमें कम से कम 3 और बड़े साम्राज्यों या एक राजवंश पर विजय प्राप्त करने की ज़रूरत है। फिर हम लड़ाई जारी रखते हैं। महान लुओ सम्राट ने ऊंची आवाज़ में घोषणा की, या तो हम पर्याप्त क्षेत्र और भोजन जीत लें या 15 मिलियन लोगों के मरने तक प्रतीक्षा करें, फिर मैं सैनिकों को वापस बुला लूंगा। सोंग यूफेई को पूरे शरीर में ठंडक महसूस हुई। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उनके ताओवादी संप्रदाय द्वारा चुना गया सम्राट इतने कठोर और हृदयहीन शब्द बोल सकता है। यह महान लुओ सम्राट बदल गया था, इतना क्रूर और अमानवीय बन गया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सोंग यूफेई ने एक बार फिर आग्रह किया, महाराज कृपया रुकें। ये किसी बुद्धिमान शासक का काम नहीं है। महान लुओ सम्राट अचानक क्रोधित हो गए, आप मुझे बार बार रुकने की सलाह क्यों देते रहते हैं? क्या मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वह महान लुओ के लिए, आपके ताओवादी संप्रदाय के लिए नहीं है? महाराज के इरादे तो अच्छे हैं, लेकिन तरीका गलत है, बहुत क्रूर है। आपको मूर्ख सम्राट कहकर धिक्कारा जाएगा। गलत तरीका। महान लुओ सम्राट ने महान जिया की ओर इशारा करते हुए तिरस्कारपूर्वक उपहास किया। उन्होंने कहा, महान जिया को देखो, अगर असली तलवारों और भालों से नहीं लड़कर उन्होंने अपना क्षेत्र कैसे हासिल किया? क्या अंतर है? क्या उसने मुझसे कम लड़ाइयाँ लड़ी हैं? क्या उसने मुझसे कम लोगों को मारा है?
और महान जिया सम्राट को देखिए, जिसे एक समय दूसरों ने मूर्ख सम्राट और अत्याचारी कहा था। क्या अब उसे मुक्ति नहीं मिल गई है? महान जिया में कौन अब भी उसे मूर्ख सम्राट कहता है? इस पर सोंग यूफेई ने अपना मुंह खोला लेकिन कुछ नहीं कहा। तो अब मैं इसे स्पष्ट रूप से देख रहा हूं। परोपकार और नैतिकता को भूल जाओ, ये चीजें बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं हैं। साधन बिल्कुल भी मायने नहीं रखते। जब तक आप अंत में सफल होते हैं तब तक आपके पाद भी मीठी खुशबू देते हैं। लोग बस इतने व्यवहारिक हैं। सोंग यूफेई चुप रही, उसके पास कहने को शब्द नहीं थे। इसलिए परी, मुझे और मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं सुनूंगा। महान लुओ सम्राट अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे करके खड़ा था, उसकी आवाज़ ठंडी और निर्दयी थी। यदि आप वध और हताहतों को कम करना चाहते हैं तो कृपया सहायता के लिए स्वामी भेजना जारी रखें। एक बार जब मैं भूमि को एकीकृत कर लूंगा और देश स्थिर हो जाएगा तो मैं परोपकारी शासन लागू करूंगा और लोगों को स्वस्थ होने दूंगा। उस समय तक आम लोग आभारी होंगे और मेरी प्रशंसा करेंगे। अपनी सेना को संगठित करने के बाद महान लुओ सम्राट ने युद्ध जारी रखा। हताहतों की संख्या कम करने के लिए ताओवादी संप्रदाय ने सहायता के लिए गुरुओं को भेजा। आम लोग शिकायतों से भरे हुए थे और दुख में जी रहे थे। याओयाओ इस मामले पर चर्चा करते हुए फल खा रही थी। छोटे मूर्ख सम्राट, क्या तुम जानते हो, महान लुओ फिर से बेचैन है। 3 देशों पर विजय प्राप्त करने के कुछ ही समय बाद उसने भर्ती की और उनकी संख्या बढ़ाकर 6 मिलियन कर दी और एक और युद्ध शुरू कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि 5 मिलियन से अधिक आम लोग पहले ही मर चुके हैं, और कौन जानता है कि भविष्य में और कितने लोग मरेंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लिन बेइफान ने आह भरते हुए कहा, यह बहुत क्रूर है। हाँ बिल्कुल, वे हमारे राक्षस संप्रदाय से भी ज्यादा क्रूर हैं। याओयाओ ने बार बार सिर हिलाया। हालांकि हम दानव संप्रदाय में पैदा हुए थे, कम से कम हम आम लोगों को धमकाते नहीं हैं। लेकिन वे केवल आम लोगों के खिलाफ चाकू चलाने की हिम्मत करते हैं, जो एक ऐसा कार्य है जो देवताओं और लोगों दोनों को क्रोधित करता है और स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा असहनीय है। अब हर कोई महान लुओ सम्राट को अत्याचारी कह रहा है। सबसे दयनीय तो ताओवादी संप्रदाय है, जो ग्रेट लुओ के जहाज से बंधा हुआ है और उसके पास उसका अनुसरण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अब ताओवादी संप्रदाय की प्रतिष्ठा न केवल आम लोगों के बीच बल्कि नदियों और झीलों में भी गिर गई है। मुझे बताओ, क्या ये चावल खोने के लिए मुर्गी चुराने की कोशिश करने जैसा मामला नहीं है? गिगल। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे दयनीय हैं या नहीं। जब महान जू का पतन होता है तो कोई भी हिमकण निर्दोष नहीं होता। ताओवादी संप्रदाय का उपयोग वास्तव में महान लुओ सम्राट द्वारा किया गया था, लेकिन दिन के अंत में अगर ताओवादी संप्रदाय ने उनकी सहायता नहीं की होती तो महान लुओ सम्राट में इतनी हिम्मत कैसे हो सकती थी? लिन बेइफान भावना से भर गया। सफ़ेदी करने से व्यक्ति 3 गुना कमजोर हो जाता है, जबकि काला करने से व्यक्ति 3 गुना मजबूत हो जाता है। नेटिजन्स ने वास्तव में मुझे धोखा नहीं दिया। TLN, मुझे लगता है कि वह आम धारणा के विपरीत बात कर रहे हैं, जहां खलनायक जब अच्छे पक्ष में आ जाते हैं तो उनका महत्व कम हो जाता है। एक अच्छा चरित्र तब और मजबूत हो जाता है जब वे बुरे बन जाते हैं। अपने परिवर्तन के बाद महान लुओ सम्राट इतना अद्भुत है कि उसने पूरे ताओवादी संप्रदाय का भी उपयोग किया। यह अवश्य कहा जाना चाहिए कि बहुत बढ़िया। मैं बस चुपचाप बैठूंगा और शो का आनंद लूंगा। याओयाओ की गहरी आंखें घूम रही थीं। छोटे मूर्ख सम्राट, क्या हमें इस अवसर का उपयोग ये बात फैलाने और ताओवादी संप्रदाय की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए करना चाहिए? लिन बेइफान ने कहा, ऐसा न करना ही बेहतर है। क्यों नहीं? याओयाओ हैरान था, क्योंकि अगर उन्हें अपनी प्रतिष्ठा की परवाह है तो वे संप्रदाय को बचाने के लिए वर्तमान सम्राट की जगह ले सकते हैं। इसलिए हमें न केवल उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने से बचना चाहिए, बल्कि उसका महिमामंडन भी करना चाहिए, जिससे वे गलत रास्ते पर चले जाएं जहां से वे वापस नहीं आ सकते। लिन बेइफान ने हंसते हुए कहा, जब चीजें हाथ से निकल जाएंगी तो शायद हमें कार्रवाई करने की भी जरूरत नहीं होगी। कोई और इस गंदगी को साफ करने से खुद को रोक नहीं पाएगा। हाँ। याओयाओ ने अंगूठा दिखाया, तुम सही हो। तुम बुरे आदमी हो, तुम बहुत चालाक हो। लिन बेइफान के साथ बातचीत करने के बाद याओयाओ तुरंत मामले को संभालने के लिए उत्साह से भाग गई। थोड़ी देर बाद रीति रिवाज मंत्री ली लिनफो आए। वह परीक्षा पत्रों का ढेर लेकर आया और बताया, महाराज, शाही परीक्षा के लिखित परीक्षा के परिणाम आ गए हैं। यहाँ महल परीक्षा के लिए योग्य उम्मीदवारों की सूची और उनके कागजात हैं, कुल 300। कृपया उनकी समीक्षा करें। लिन बेइफान ने थोड़ा सिर हिलाया, अच्छा। उन्होंने लापरवाही से उन्हें पलटा और देखा कि महल की परीक्षा में सफल होने वाले अधिकांश अभ्यर्थी उन्नत विद्वान थे, जिनमें लगभग 50 प्रशिक्षु विद्वान थे। लिन बेइफान की नज़र में एक प्रशिक्षु विद्वान और एक उन्नत विद्वान के बीच का अंतर महत्वपूर्ण नहीं है। यदि वे इसे वर्तमान में लागू करें तो ये सिंधुआ विश्वविद्यालय से प्राप्त PhD और पेकिंग विश्वविद्यालय से प्राप्त PhD के बीच के अंतर जैसा होगा। निश्चित रूप से बुद्धिमत्ता के साथ कोई समस्या नहीं है। जब तक वे उसके लिए काम कर सकते हैं तब तक ये ठीक है। लिन बेइफान ने जल्दी से सूची पर नज़र डाली और 100 व्यक्तियों का चयन करते हुए कहा, ये लोग काम आएंगे। महल में प्रवेश करने के बाद मैं खुद उनकी क्षमताओं का आकलन करूंगा। हाँ महाराज, ली लिनफू ने आदेश स्वीकार कर लिया। ओह,
और एक बात और, ग्रेडेड टीचर सिस्टम को लागू हुए 1 साल हो गया है। अब कुछ ग्रेडेड टीचर्स को रोल मॉडल के तौर पर बढ़ावा देने का समय आ गया है। क्या आपके मन में कोई उम्मीदवार है? लिन बेइफान ने पूछा। लिन बेइफान ने ग्रेडेड टीचर प्रणाली को बहुत महत्व दिया क्योंकि यह शिक्षा की नींव से संबंधित थी। जब तक ये प्रणाली सफलतापूर्वक लागू होती रहेगी, ग्रेड्स में प्रतिभा की कभी कमी नहीं होगी। ली लिनफू तैयार दिख रहे थे। उन्होंने एक पुस्तिका पेश की और कहा, महाराज, ये ग्रेडेड टीचर उम्मीदवार हैं जिन्हें संस्कार मंत्रालय के लोगों ने गहन मूल्यांकन के बाद चुना है। वे छात्रवृत्ति, शिक्षा और नैतिक खेती में असाधारण हैं और सभी द्वारा उनकी बहुत प्रशंसा की जाती है। उन्हें ग्रेडेड टीचर उम्मीदवारों के पहले बैच के लिए विचार किया जा सकता है। लिन बेइफान ने जवाब दिया, मैं अभी इस सूची को अपने पास रखूंगा। मैं किसी से आगे की जांच करवाऊंगा। हाँ महाराज, आपका विनम्र सेवक विदा लेता है। तारांकन फेयर्स द्वारा प्रायोजित अध्याय 218-273.5। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKR JP अनुवादकों मिटलर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 240.2। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C 240.2 पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 240.2। ली लिनफू के जाने के बाद लिन बेइफान ने सूची उठाई। इसमें 50 शिक्षकों के प्रोफाइल का विस्तृत विवरण दिया गया था तथा उनके शैक्षणिक स्तर, शैक्षिकी उपलब्धियों और नैतिक विकास के आधार पर उनका मूल्यांकन किया गया था, जो कि संभवतः ग्रेड्स के सर्वश्रेष्ठ 50 शिक्षक थे। हालांकि जैसा कि कहा जाता है, आप किसी व्यक्ति का चेहरा तो जान सकते हैं, लेकिन उसका दिल नहीं। ये हास्यास्पद होगा यदि लापरवाही से भेड़ की खाल में भेड़िया चुन लिया जाए। इससे भी बुरी बात यह होगी कि यदि इसमें कोई छिपी हुई साजिश हो और सभी चयनित अभ्यर्थी स्कूल के प्रधानाचार्य निकले तो ये सचमुच हास्यास्पद होगा। इसलिए उन्होंने अपने आदर्श से सबसे अधिक मेल खाने वाले ग्रेडेड शिक्षकों का चयन करने के लिए एक गुप्त जांच करने की योजना बनाई। जांचे जाने वाले कई पहलुओं में से लिन बेइफान ने नैतिक खेती को सबसे अधिक महत्व दिया। नैतिक निष्ठा वाला शिक्षक विद्यार्थियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है तथा उन्हें सद्गुण और सही मूल्यों की स्थापना में मदद करता है, जो देश और उसके लोगों दोनों के लिए लाभदायक है। लिन बेइफान ने पहला नाम पलटा। झाओ दे, प्रशिक्षु विद्वान, 49 वर्ष, राजधानी शहर में काओवे अकादमी में शिक्षक। उनकी चेतना झाओ देश की स्थिति का निरीक्षण करने के लिए एम्पायर सैंडबॉक्स से जुड़ी। तभी लिन बेइफान ने हाल ही में घोषित स्वर्ण सूची के सामने खड़े एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखा, जिसके आधे सफ़ेद, आधे काले बाल, पीली त्वचा और एक पतली काया थी, जो आहें भर रहा था। काश इस बार भी मेरा चयन नहीं हुआ। वह बहुत निराश नहीं था, क्योंकि इतने वर्षों तक अध्ययन करने और अभी भी सिर्फ एक प्रशिक्षु विद्वान होने के बाद उसने बहुत पहले ही अपने स्तर को पहचान लिया था। शाही परीक्षा में भाग ले पाना उनके लिए पहले से ही एक सौभाग्यशाली घटना थी। किसी अन्य देश में उसे शाही परीक्षा में भाग लेने का अवसर भी नहीं मिलता। इस बार भी कोई अपवाद नहीं था। कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वह धीरे धीरे भीड़ में घुल मिल गया और धीरे धीरे काओवे अकादमी की ओर वापस चला गया। रास्ते में उनकी मुलाकात कई युवा छात्रों से हुई। झाओ दे को देखते ही वे उत्साह से उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए और बातें करने लगे। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। शिक्षक झाओ, क्या आप परीक्षा में उत्तीर्ण हुए? पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। शिक्षक झाओ के ज्ञान के साथ वह कैसे पास नहीं हो सकता था? हाँ, गुरु का ज्ञान बहुत प्रभावशाली है। झाओ दे ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ उत्तर दिया, बच्चों, यह इतना आसान नहीं है। हमेशा मजबूत दावेदार होते हैं, हमेशा एक ऊंचा पहाड़ होता है। दूसरों की तुलना में मैं अभी भी पीछे हूँ। इसके अलावा अगर मैं पास हो गया तो मैं आपको और नहीं पढ़ा पाऊंगा। तो क्या आप चाहेंगे कि मैं पास हो जाऊं या नहीं? छात्र एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहें। झाओ दे ने विषय बदला, वैसे क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है? यह मत सोचो कि मैं तुम्हारा होमवर्क नहीं जांचूंगा, क्योंकि तुम्हारे शिक्षक परीक्षा ले रहे हैं। क्या हमें अब भी जांच करनी होगी? मैं वापस जाऊंगा और इसे तुरंत खत्म करूंगा। मास्टर, कृपया मुझे मत मारो और मेरे माता पिता को तो बिल्कुल भी मत बताना। छात्र एक क्षण में गायब हो गए। ये शरारती बच्चे। झाओ दे ने अपना सिर हिलाया जबकि उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान फैल गई। जब वह बच्चों के साथ होता था तभी उसे आराम और खुशी महसूस होती थी। क्योंकि वह ईमानदार और थोड़ा मंदबुद्धि था, सामाजिकता में अच्छा नहीं था, इसलिए उसे चापलूसी और चाटुकारिता और भी अधिक नापसंद थी। ऐसे व्यक्ति को न केवल सरकारी नौकरी में बल्कि बाजार में भी संघर्ष करना पड़ेगा। वह अपनी कमियों से भली भांति परिचित थे और जानते थे कि वह सरकारी पद के लिए उपयुक्त नहीं हैं। लेकिन एक विद्वान के रूप में शाही परीक्षा देने के अलावा वह और क्या कर सकते थे? वह समय की धारा के साथ बहते हुए स्वयं को खोया हुआ और असहाय महसूस कर रहा था। स्कूल के अध्ययन कक्ष में वापस आकर उन्होंने कुछ क्षण आराम किया और फिर विद्यार्थियों के असाइनमेंट उठाकर उन्हें सुधारने लगे।
उनकी लिखावट टेढ़ी मेढ़ी थी और उसे पहचानना कठिन था, लेकिन वह असाधारण धैर्य के साथ प्रत्येक अक्षर को एक एक करके सुधार रहे थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यद्यपि काम कठिन था, फिर भी उन्होंने इसका भरपूर आनंद उठाया, क्योंकि इस नौकरी में उन्हें किसी षड्यंत्र में शामिल होने की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें केवल छात्रों को अच्छी तरह से पढ़ाना था। हर बार जब वह छात्रों को अच्छी तरह पढ़ाते थे तो उन्हें एक अद्भुत उपलब्धि की भावना महसूस होती थी। उस समय उन्होंने अपनी कलम रोकी और हंसे, भले ही मैं कभी परीक्षा पास न कर पाऊं, लेकिन यहाँ शिक्षक होना इतना भी बुरा नहीं है। अगर मैं कुछ उच्च कोटि के विद्वानों को तैयार कर सकूं तो इससे मेरे पूर्वजों का नाम रोशन होगा। हा हा हा। ग्रेडिंग समाप्त करने के बाद उन्होंने थोड़ा खाना खाया और तुरंत पाठ योजना तैयार करना शुरू कर दिया। उन्होंने इस बात पर विचार किया कि किस प्रकार पढ़ाया जाए जिससे बच्चों को समझने में आसानी हो। काफ़ी रात हो चुकी थी जब वह अंततः आराम करने के लिए अपने कमरे में गया। लिन बेइफान, जो गुप्त रूप से देख रहा था, बहुत संतुष्ट था। अब यह एक अच्छा शिक्षक है। उसने अपने नाम के आगे एक निशान लगा दिया। इसके बाद उन्होंने ग्रेडिट टीचर कार्यक्रम के लिए अन्य अभ्यर्थियों का अवलोकन किया। कुल मिलाकर अधिकांश शिक्षक अच्छे थे, लेकिन कई शिक्षक पूर्णतः कुशल नहीं थे। लिन बेइफान ग्रेडिट शिक्षकों के पहले बैच को शुरू करने वाले थे, जो देश भर के शिक्षकों के लिए नैतिक आदर्श के रूप में काम करेंगे। इस प्रकार उनके सख्त मानदंडों के तहत केवल 10 का चयन किया गया। फिर उन्होंने ली लिनफू को बुलाया। ये ग्रेडिट टीचर्स के पहले बैच के उम्मीदवार हैं। इन्हें शाही परीक्षा के कुलीन विद्वानों के समान मानकों के साथ संभालें। हाँ महाराज। अगले दिन सुबह की कक्षा के दौरान लोगों का एक समूह घंटे और ड्रम बजाते हुए झाओ देश की कक्षा में घुस आया। शिक्षक झाओ, बधाई। शिक्षक झाओ, आपने इसे बना लिया है। झाओ दे पूरी तरह हैरान था। क्या हो रहा है? ये किस बारे में है? शिक्षक झाओ, हम आपकी सफलता पर आपको बधाई देने के लिए यहाँ हैं। सफलता? झाओ दे ने बार बार हाथ हिलाते हुए कड़वी मुस्कान के साथ कहा, सब लोग कृपया मजाक करना बंद करें। मैंने गोल्डन लिस्ट चेक कर ली है, मेरा नाम वहाँ नहीं है। उफ, हम इंपीरियल परीक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि ग्रेडिट टीचर की बात कर रहे हैं। ग्रेडिट टीचर? झाओ दे अभी भी उलझन में था। शिक्षक झाओ, न्यायालय ने अभी अभी ग्रेडिट शिक्षक चयन के पहले बैच की घोषणा की है। इस पहले बैच में कुल 10 लोग हैं, जो देश भर के शिक्षकों में से चुने गए सर्वश्रेष्ठ लोगों में से हैं। आपका नाम सूची में है, आप ग्रेडिट शिक्षक बन गए हैं। मैं एक ग्रेडिट टीचर बन गया। झाओ दे दंग रह गया और उसे विश्वास नहीं हो रहा था। हालांकि उसने इसका सपना तो देखा था, लेकिन उसने कभी इसकी उम्मीद करने की हिम्मत नहीं की। ऐसा महसूस हुआ जैसे हाई स्कूल की परीक्षा में अव्वल आ गया हूँ। शिक्षक झाओ, क्या आप ग्रेडिट शिक्षक बनने के लाभों को जानते हैं? किसी ने पूछा। झाओ दे ने अपना सिर घुमाया और भावशून्य भाव से पूछा, क्या लाभ? ग्रेडिट टीचर बनना कोर्ट में 7वें रैंक के अधिकारी होने के बराबर है, जैसे काउंटी मजिस्ट्रेट। अब से आपको काउंटी मजिस्ट्रेट के बराबर वेतन मिल सकता है, लगभग 50 से 60 टैल चांदी प्रति वर्ष। आपकी स्थिति अत्यंत सम्मानित होगी। आप बिना खुद को नीचा दिखाए अधिकारियों से मिल सकते हैं। चाहे वे कितने भी उच्च पद पर क्यों न हो, आपको घुटने टेकने की जरूरत नहीं है। आपके पास शक्ति को छोड़कर सभी विशेषाधिकार हैं। इसके अलावा आपको और भी अधिक सम्मान दिया जाता है क्योंकि आप ग्रेडिट शिक्षकों के पहले बैच में से एक हैं। व्यक्ति ने ईर्ष्या से कहा, शिक्षक झाओ नहीं, ये सही नहीं है। ग्रेडिट शिक्षक झाओ, आपने इसे बनाया है। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अन्य शिक्षक भी बधाई देने आए। झाओ दे भावुक हो गए और असंगत स्वर में बोले, धन्यवाद, धन्यवाद। उसे लगा कि उसने साल भर जो कड़ी मेहनत की थी वह सार्थक थी। झाओ दे शाही महल की ओर घुटनों के बल झुके और बोले, सम्राट की कृपा असीम है। महामहिम, आपकी महान दयालुता के लिए धन्यवाद। तारांकन तारांकन तारांकन। फेयर्स द्वारा प्रायोजित अध्याय 219-273.5। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKR JP अनुवादकों मिटलर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।